हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तल्डा, आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। स्वागत है आपका वीजी स्टडी हब पे। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं सीएमए रिवीजन सीरीज और आज से हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है सर डिबेंचर्स। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स। और ये जो टॉपिक है ये ओल्ड सिलेबस कंपनी अकाउंट्स के लिए भी रेलिवेंट है। ठीक है, तो ओल्ड सिलेबस के बच्चे भी अकाउंट्स के लिए देख सकते हैं। चलिए, तो ये चैप्टर को मैंने वैसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, इशू एंड रिडम्पशन, इशू एंड रिडम्पशन। ठीक है, आज हम कोशिश करेंगे कि पूरा इशू वाला जो पार्ट है वो मैं आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा, अच्छे से पूरा थेरी वेरी कवर कर लेंगे। पूरा जो पंचवर्ड्स हैं वो मैं आपको कवर करवा के दूंगा और एमसीक्यू कैसे पूछ सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा और फुल क्वेश्चन भी कैसे आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबके लिए जो रेलेवेंट होगा वो मैं सारी चीजें टाइम टाइम पे आपको बताते रहूंगा, आपको बस ध्यान देना है। चलिए, तो फटाफट लाइक कर लो पहले, तो स्टार्ट करें हम। फटाफट लाइक करो और कमेंट करो भाई, अटेंडेंस दो। आ गए नहीं आ गए, आ गए कि नहीं आए। और आई होप आपने शेयर कैपिटल देख लिया हो। ठीक है, 5 पार्ट्स मैंने शेयर कैपिटल के डाले, ऑलमोस्ट 9 to 10 आवर्स का कंटेंट है। ठीक है, थेरी पूरी कवर्ड है, एमसीक्यूज भी मैंने सारे कवर कर लिए हैं। ठीक है, पास पेपर के भी आपको क्वेश्चंस कवर करवा के दे दिए एमसीक्यू वाले न्यू सिलेबस के। क्लियर है, तो अगर आपने नहीं देखा है भैया पहले वो देख लो। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त डिटेलिंग में आपको मैंने पढ़वा दिया है। ठीक है, चलिए, तो आज स्टार्ट करते हैं सर डिबेंचर्स और उसमें हम पहले स्टार्ट करेंगे इशू। ठीक है, आई होप सब लोग आ गए हैं और आई होप आपने लाइक वाइक कर दिया होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो थेरी से स्टार्ट करते हैं। पहला है मीनिंग कि डिबेंचर्स क्या है। ठीक है, डिबेंचर्स का मतलब क्या है, कंपनी लॉ का जो डेफिनेशन है वो आपको दिया गया है। ठीक है, डिबेंचर्स इंक्लूड्स डिबेंचर्स यानी कि एज अ इंस्ट्रूमेंट जो आप नाम देते हो डिबेंचर, जो डिबेंचर सर्टिफिकेट पे भी लिखा होता है। फिर स्टॉक, स्टॉक मतलब क्या होता है यहाँ पे, बंच ऑफ डिबेंचर को अगर आप बंडल करते हो और ट्रेडेबल लॉट में कन्वर्ट करते हो तो उसको कहते हैं स्टॉक। डिबेंचर स्टॉक उसको कहा जाता है। यही कंसेप्ट हमने शेयर्स में भी पढ़ा था, शेयर्स को भी बंडल करेंगे तो स्टॉक कहते हैं। तो स्टॉक मतलब कोई भी सिक्योरिटी का अगर आप बंडल बना रहे हो फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडिंग तो उसको कहते हैं स्टॉक। ठीक है, फिर है बॉन्ड्स। ठीक है, बॉन्ड्स भी आएंगे। और एनी अदर सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी वेदर कंस्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट्स और नॉट, मतलब चार्ज हो या न हो, सिक्योर्ड हो या नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हम यहाँ पे डिबेंचर कहेंगे। ठीक है, बस एक ही चीज यहाँ पे एक्सक्लूड की गई है, ध्यान दो, प्रोविजो डाला गया था कि इंस्ट्रूमेंट रेफर टू इन चैप्टर 3D ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, उसमें जो सिक्योरिटीज का मेंशन है वो सिक्योरिटीज को आप डिबेंचर नहीं मान सकते। और जब आप 3D चैप्टर देखोगे तो उसमें आता है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो इन दो को हम डिबेंचर नहीं मानेंगे और इनको, ये डिबेंचर के जो सारे रूल्स हैं वो कंपनीज एक्ट के फॉलो करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, और फिर पावर ले रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर ले रखा है कि कोई और इंस्ट्रूमेंट को हम इस क्लॉज में डाल के डिबेंचर के स्कोप से हटा सकते हैं। क्लियर है, सच अदर इंस्ट्रूमेंट एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद आरबीआई विच शैल नॉट बी ट्रीटेड एज डिबेंचर। ठीक है, तो ये प्रोविजो क्या है, एक्सक्लूजन लिस्ट है। तो इंस्ट्रूमेंट रेफर टू इन 3D ऑफ आरबीआई एक्ट सिर्फ इसमें एक्सक्लूड किया गया है, बाकी जो भी है वो डिबेंचर में आएंगे। अब डिबेंचर एज ए इंस्ट्रूमेंट में क्या फर्क होता है, फिर डिबेंचर एज कंपेयर टू शेयर में क्या फर्क है, फटाफट पढ़ लेते हैं। बेसिक है सर, आपने 11th 12th में ही पढ़ा होगा। तो डिबेंचर क्या है सर, डेट है। डिबेंचर एक डेट होती है, एक लोन माना जा सकता है। और जो डिबेंचर होल्डर है वो आपके लिए क्या होता है, क्रेडिटर। डिबेंचर होल्डर क्या होता है, क्रेडिटर होता है, वो शेयर होल्डर नहीं है, वो क्रेडिटर माना जाता है, उसको आपको पैसा देना बाकी होता है। क्लियर है, तो इट्स अ डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग लोन मेड टू अ कंपनी। ठीक है, सर्टिफिकेट होता है वो, जैसे शेयर सर्टिफिकेट होता है वैसे डिबेंचर का सर्टिफिकेट होता है, तो वो एविडेंस होता है। अब आपको पता ही है डिबेंचर पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो स्पेसिफिक डे पे ड्यू होता है और पेबल होता है। ठीक है, और नॉर्मली इंटरेस्ट क्या होता है, प्री डिटरमाइंड रेट होता है। ठीक है, फिक्स रेट होता है और आपका प्रॉफिट हो ना हो, प्रॉफिट हो ना हो, आपको इंटरेस्ट देना ही है, इसीलिए उसको कहा जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। ठीक है,
इंटरेस्ट जो आप पे करते हो डिबेंचर पे, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। और हमने लास्ट शेयर कैपिटल रिवीजन में ही पढ़ा था कि डिविडेंड इज अ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो मैंने बताया था तब। फिर एक ओरिजिनल सम भी रीपे होता है, नॉर्मली डिबेंचर्स रेडीमेबल ही होते हैं, ठीक है, एट अ स्पेसिफिक फ्यूचर डेट, जैसे रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं सिमिलर वे में होता है। फिर आप चार्ज क्रिएट करो या ना करो, मतलब ऑप्शनल होता है, सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड दोनों हो सकते हैं, डिबेंचर में ही आते हैं वो। तो इट मे और मे नॉट क्रिएट चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। और अब है कि आप कैसे कैसे उसको इशू कर सकते हो। तो पहला है नॉर्मल तरीका कैश, जैसे हमने शेयर्स में पढ़ा, कंसिडरेशन कैश में आएगा। फिर है कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो इसमें आता है नॉर्मली एसेट्स, एसेट्स खरीदने के लिए आपने डिबेंचर्स इशू किए सामने वाली पार्टी को, यहां वो प्रमोटर्स वाला क्लॉज नहीं आता, वो सिर्फ शेयर्स में ही आता है। और थर्ड आता है कोलेटरल सिक्योरिटी, ये भी शेयर्स में नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर में आता है। कोलेटरल सिक्योरिटी सब मैं आपको बताऊंगा, इसकी जर्नल एंट्री भी आएगी, इसका जब पूरा कंसेप्ट आएगा तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि ये क्या होता है, इसका पूरा बैकग्राउंड क्या होता है, तब मैं आपको बताऊंगा। तो 3 सिनेरियोज हैं सर, एमसीक्यू बनता है ऑल ऑफ अबव या एनी ऑफ अबव, ठीक है, कैश, कंसिडरेशन अदर देन कैश, और आता है थर्ड कोलेटरल सिक्योरिटी। क्लियर है, 3 तरीकों से आप डिबेंचर को इशू कर सकते हो। फिर लास्ट पार्ट में ही मैंने शेयर कैपिटल के लास्ट पार्ट में अंडरराइटिंग में आपको बताया था कि अंडरराइटिंग कमीशन की लिमिट होती है कंपनीज एक्ट में जो सेक्शन 40 सबसेक्शन 6 में दी हुई है। तो उसमें हमने पढ़ा था कि 5% ऑफ इशू प्राइस शेयर्स के लिए होती है और 2.5% ऑफ इशू प्राइस ये डिबेंचर्स के लिए होती है, तो ये हम पढ़ चुके हैं। मैक्सिमम अंडरराइटिंग कमीशन 2.5% ऑफ द इशू प्राइस और द रेट ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स व्हिचएवर इज लेस, ठीक है, हम लास्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं। तो ये बेसिक फीचर्स थे कि वो क्रेडिटर्स हैं, अब वो क्रेडिटर्स हैं तो उनको वोटिंग पावर नहीं होता, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो कि डिबेंचर की कैपेसिटी क्या होती है क्रेडिटर की, और उनको कोई वोटिंग पावर नहीं होता, नो वोटिंग पावर, क्योंकि वो शेयर होल्डर है ही नहीं, वो तो आउटसाइडर है, उनको वोटिंग पावर क्यों देंगे, ठीक है। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, फिक्स्ड इंटरेस्ट के पेमेंट्स की ड्यू डेट्स होती हैं, हो सकता है सिक्योर्ड हो सकता है सिक्योर्ड ना हो, मतलब उस एसेट्स पे चार्ज क्रिएट किया हो सिक्योर के लिए या न किया हो, दोनों चलता है, मतलब अनसिक्योर्ड भी हो सकता है सिक्योर्ड भी हो सकता है। 3 टाइप में आप इशू कर सकते हो, कैश, कंसिडरेशन अदर देन कैश एंड कोलेटरल सिक्योरिटी। और अंडरराइटिंग कमीशन मैक्सिमम कितनी पे कर सकते हो, 2.5% ऑफ द इशू प्राइस और द रेट प्रिस्क्राइब इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी व्हिचएवर इज लेस। क्लियर है, चलिए सर अब शेयर से फटाफट कंपैरिजन कर लेते हैं। डिबेंचर होल्डर क्या है, क्रेडिटर है, अभी मैंने आपको बताया। कैपेसिटी क्या है, क्रेडिटर। शेयर्स क्या होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, ओनर होते हैं, वो आउटसाइडर नहीं है, वो तो ओनर है। क्लियर है। फिर डिबेंचर होल्डर को आप वोटिंग पावर नहीं देते हो, लेकिन शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग पावर होता है, बराबर, तो वोटिंग राइट्स होते हैं। शेयर मतलब आपको इक्विटी शेयर समझना है, ठीक है, तो इक्विटी वर्सेस डिबेंचर हम देख रहे हैं। फिर डिबेंचर पे क्या देते हो आप, इंटरेस्ट, जो कि फिक्स रेट का होता है और फिक्स डेट्स पे ही पे होता है, और वो चार्ज होता है, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, मतलब आपका प्रॉफिट हो ना हो, कम हो ज्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटरेस्ट फिक्स रेट से आपको हर साल देना ही देना है, वो चार्ज होता है। फिर डिविडेंड देते हैं शेयर्स पे, इंटरेस्ट नहीं देते, डिविडेंड देते हैं, और वो क्या होता है, इक्विटी शेयर के केस में फ्लोटिंग होता है, मतलब फ्लक्चुएट होता है हर साल, और देना कंपल्सरी नहीं होता है। और एज कंपेयर टू दैट प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो उनका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है, ठीक है। और वो क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट उसको माना जाता है। ये कोई खर्चा नहीं है, डिविडेंड खर्चा नहीं होता है, कमाई का हिस्सा आप ओनर्स में बांटते हो। फिर दिया है देखो कि इंटरेस्ट डिडक्टेबल होता है, इनकम टैक्स में आप पढ़ते ही हो, पीजीपीपी में, ठीक है, पीजीपीपी में आप पढ़ते ही हो कि इंटरेस्ट इज अ डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर, आप टैक्सेबल प्रॉफिट निकालने से पहले उसको माइनस कर सकते हो, क्योंकि वो चार्ज है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स है, तो डिडक्टेबल है, इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलता है। आप पढ़ते हो सेक्शन 36 और 37 अलग अलग टाइप के इंटरेस्ट होते हैं, आपने सब पढ़ा होगा, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है। और फिर है डिविडेंड, क्या है, एप्रोप्रिएशन है, तो उसका टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलता, डिसअलाउड होता है एज अ एक्सपेंडिचर। क्लियर है। फिर बैलेंस शीट में कहाँ दिखता है, तो ये दिखता है सिक्योर्ड लोन में, अगर सिक्योर्ड है तो, सिक्योर्ड है तो सिक्योर्ड लोन में आता है, तो ये आता है, अब ये उसका पुराना क्लासिफिकेशन है, शेड्यूल 3 के हिसाब से अगर आप देखोगे तो वो आता है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, रिमेनिंग टेनोर उसका कितना है, रिमेनिंग टेनोर उसका कितना है, उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन होता है। 1 साल से ज्यादा टेनोर अगर उसका बचा है, 1 साल से ज्यादा टेनोर अगर उसका बचा है तो वो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में दिखेगा, और अगर 1 साल से कम है या लास्ट ईयर है डिबेंचर का, तब वो शॉर्ट टर्म बोरिंग में आएगा।
लॉन्ग टर्म बोरोइंग या शॉर्ट टर्म बोरोइंग, डिपेंडिंग अपॉन द रिमेनिंग मेच्योरिटी ऑफ डिबेंचर। क्लियर है? और फिर है शेयर्स, तो शेयर कैपिटल में दिखेंगे। फिर डिबेंचर्स को आप शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, हम पढ़ेंगे। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स भी होते हैं। तो डिबेंचर्स एक टाइप के ऐसे भी होते हैं जिनको आप बाद में फिक्स टर्म के बाद शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसा ऑप्शन दिया जा सकता है, लेकिन वाइसे वर्सा अलाउड नहीं है। शेयर्स वालों को आप डिबेंचर में कन्वर्ट करने का नॉर्मली ऑप्शन नहीं देते हो। क्लियर है? तो शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू डिबेंचर अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी लॉ में है ही नहीं। क्लियर है? फिर है डिबेंचर्स को आप फॉरफिट नहीं कर सकते फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ मनी, वो सिर्फ शेयर्स में ही होता है। शेयर्स में ही आपको राइट दिया गया है कि शेयर होल्डर अगर पैसा नहीं दे तो आप उनका शेयर फॉरफिट कर सकते हो। डिबेंचर्स में ऐसा कोई राइट लॉ ने नहीं दिया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है? शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट और कॉल मनी। फिर लिक्विडेशन के वक्त किसको पहले पैसा वापस मिलेगा? डिबेंचर्स, क्योंकि आउटसाइडर्स हैं, आउटसाइडर्स को पैसे पहला मिलता है, शेयर होल्डर्स को बाद में मिलता है। शेयर होल्डर्स में भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले मिलता है, इक्विटी वालों को बाद में मिलता है। ये सब आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, लॉ में भी आता है आपको। ठीक है? तो लिक्विडेशन के वक्त डिबेंचर होल्डर्स शेयर होल्डर्स से पहले उनको रिपे किया जाता है, और लिक्विडेशन के वक्त शेयर होल्डर्स को डिबेंचर होल्डर्स के बाद में पे किया जाता है। ठीक है? तो यहां बिफोर है और यहां आफ्टर है, ये फर्क है। फिर है डिबेंचर्स डिस्काउंट पे भी इशू हो सकते हैं, क्योंकि जो रेस्ट्रिक्शन आपने पढ़ा था सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट में, वो सिर्फ शेयर्स के लिए था, डिबेंचर्स पे अप्लाई नहीं होता है। इसका मतलब है कि डिबेंचर भी डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं, लेकिन शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते हैं, एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स। वो आप मेंशन कर दो, एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स। बस एक ही टाइप के शेयर्स हैं जो आप डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो। तो शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट। फिर कमीशन भी हमने पढ़ लिया था, 2.5% ऑफ इशू प्राइस, और ये आएगा 5% ऑफ द इशू प्राइस। क्लियर है? सब कुछ बेसिक है, आपने पढ़ा होगा, फटाफट आपका रिवीजन हो गया। चलिए सर, अब आते हैं टाइप्स ऑफ डिबेंचर। ठीक है? पहला है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, जो मैंने आपको बताया कि अगर कंपनी के एसेट्स पे चार्ज क्रिएट किया गया है, सिक्योर्ड, चार्ज चैप्टर पूरा आप कंपनी लॉ में पढ़ते ही हो, तो अगर आपने एसेट्स पे चार्ज क्रिएट किया है, फिक्स्ड और फ्लोटिंग, तो वो कौन से टाइप के डिबेंचर्स माने जाएंगे? सिक्योर्ड डिबेंचर। और अगर आपने कोई कंपनी के एसेट पे चार्ज क्रिएट किया ही नहीं है, तो वो कौन से टाइप का डिबेंचर होगा? अनसिक्योर्ड डिबेंचर। क्लियर है? तो सिक्योर्ड में दिया ही देखो कि आपने चार्ज क्रिएट किया होगा एसेट्स पे। चार्ज दो टाइप के होते हैं, फिक्स्ड और फ्लोटिंग, पढ़ा है आपने लॉ में। ठीक है? ऑन सम और ऑल ऑफ द एसेट्स। नॉर्मली फिक्स्ड चार्ज इज क्रिएटेड ऑन फिक्स्ड एसेट्स, पता ही होगा, ज्यादा एलोबरेट नहीं करूंगा, अकाउंट से, लॉ का पार्ट होता है वो। तो फिक्स चार्ज फिक्स एसेट्स पे होता है नॉर्मली, और फ्लोटिंग चार्ज करंट एसेट्स पे होता है। फ्लोटिंग चार्ज करंट एसेट्स पे नॉर्मली चार्ज होता है। क्लियर है? आपको पता ही होगा। फिर अनसिक्योर्ड का मतलब क्या है? जिसने कोई चार्ज क्रिएट नहीं किया है। अगर कोई एसेट पे चार्ज क्रिएट ही नहीं किया हुआ, तो उस टाइप के डिबेंचर्स क्या माने जाएंगे? अनसिक्योर्ड। फिर आता है कन्वर्टिबिलिटी, जो अब भी मैंने बताया कि डिबेंचर्स में आप ऑप्शन दे सकते हो कि वो आफ्टर सम ईयर्स, आप एक ऑप्शन दे सकते हो डिबेंचर होल्डर्स को कि वो डिबेंचर को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब उसमें भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, फुल्ली कन्वर्टेबल भी होता है, पार्टली कन्वर्टेबल भी होता है, और इवन ऑप्शनली कन्वर्टेबल भी होता है। ये सब लॉ में आप पढ़ोगे, कंपनी लॉ में भी आता है, सिक्योरिटीज लॉ में भी आता है। क्लियर है? तो वो दिया है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, जिसमें कन्वर्ट करने का ऑप्शन होता है। ठीक है? आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एट द ऑप्शन ऑफ होल्डर। ऑप्शन मतलब राइट, आपने होल्डर को राइट दिया है, वो डिसाइड करेगा कि उसको कन्वर्ट करना है या नहीं करना है, कंपल्सरी नहीं है, उसके पास आपने राइट दिया है। इट कैन बी फुल्ली कन्वर्टेबल और इट कैन बी पार्टली कन्वर्टेबल। पार्ट ऑफ डिबेंचर को भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। इसके भी हम क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे होता है। और फिर अगर ऐसा कोई ऑप्शन दिया ही नहीं, कन्वर्ट करने का ऑप्शन ही नहीं है, प्लेन डिबेंचर्स है, तो वो कौन से होते हैं? नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो नॉर्मली डिबेंचर्स कौन से होंगे? नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, प्लेन डिबेंचर्स ही होते हैं जिसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता नॉर्मली। क्लियर है? देयर इज नो ऑप्शन ऑफ कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर्स, तो उसको कहेंगे एनसीडी, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। फिर है परमानेंस, मतलब रिडीमेबिलिटी, कि आप रिडम्पशन करोगे या नहीं करोगे। तो अगर आप एक नंबर ऑफ ईयर्स के बाद अगर आप उसका कैपिटल रीपे करते हो, वापस करते हो, तो उसको क्या कहेंगे? रिडीमेबल डिबेंचर्स। और अगर आप कंपनी बंद होते वक्त एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन पैसा वापस करने वाले हो, तो उसको कहते हैं इररेडीमेबल डिबेंचर्स, या उसका एक और नाम होता है परपेचुअल डिबेंचर्स। ठीक है? अदर नेम में आ सकता है क्वेश्चन, अदर नेम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है? ध्यान दो। तो आफ्टर फिक्स टाइम अगर आप
रीपे कर रहे हो पूरा कैपिटल लमसम में या इंस्टॉलमेंट में चलता है, वो आपके ऊपर है। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी कभी भी बीच में अगर आप लमसम एक ही इंस्टॉलमेंट में पूरा पैसा वापस कर रहे हो या पार्ट पार्ट करके इंस्टॉलमेंट वापस कर रहे हो, अगर आप वापस कर रहे हो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम तो वो रेडीमेबल डिबेंचर्स माने जाएंगे। और अगर आप सीधे लिक्विडेशन पे पैसा देने वाले हो तो उसको कहते हैं इररेडीमेबल डिबेंचर्स, ऑल्सो कॉल्ड एज परपेचुअल डिबेंचर्स। ठीक है, तो ये रेडीमेबल नहीं होते हैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, ये सीधे पैसा वापस मिलता है लिक्विडेशन में। तो रेडीमेबल डिबेंचर्स कैसे सिमिलर हैं? रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स से। रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर भी वैसे ही होते हैं। और अगर मैं इररेडीमेबल डिबेंचर्स को कंपेयर करूं तो वो किसके समान होते हैं? इक्विटी। इक्विटी इररेडीमेबल होता है, पता ही होगा आपको। फिर है नेगोशिएबिलिटी यानी कि ट्रांसफरेबिलिटी, बरोबर, कि कैसे ट्रांसफर होंगे, रजिस्टर्ड है या बेरर है। ठीक है, अगर रजिस्टर्ड डिबेंचर है मतलब डिबेंचर पे आपका नाम लिखा है, नॉर्मली डिबेंचर सर्टिफिकेट से डिनोट होते हैं जिसपे डिबेंचर होल्डर का नाम प्रिंटेड होता है, उसको कहते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर। तो अगर उस इंसान को, उस डिबेंचर होल्डर को अब वो ट्रांसफर करना है तो उसको एक फॉर्मल प्रोसीजर से ही ट्रांसफर किया जा सकता है, जिसको आप ट्रांसफर कहते हो। ट्रांसफर डीड साइन करके, प्रॉपर ट्रांसफर करके आपको वो लॉन्च करके कंपनी के थ्रू करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो होता है रजिस्टर्ड डिबेंचर। ठीक है, these are those which are payable to a person whose name appears in the register of debentures, सेम जैसे शेयर्स में होता है। एंड दिस कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड बाय एग्जीक्यूटिंग अ ट्रांसफर डीड। और इंटरेस्ट किसको मिलेगा? जिसका नाम उस सर्टिफिकेट पे लिखा है। एंड इंटरेस्ट इज पेड टू द रजिस्टर्ड होल्डर्स ओनली। क्लियर है? और अगर आपने सर्टिफिकेट पे किसी का नाम ही नहीं लिखा तो वो होता है बेरर डिबेंचर, बेरर डॉक्यूमेंट या नॉन रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। ठीक है, किसी का नाम ही नहीं है। अब किसी का नाम ही नहीं है तो मैं ट्रांसफर डीड क्यों साइन करूं? मैं तो बाय हैंड डिलीवरी ट्रांसफर कर सकता हूं। बेरर इंस्ट्रूमेंट आपने पढ़े ही होंगे, चेक वेक में, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 आपने पढ़ा होगा बचपन में, तो उसमें आपने पढ़ा ही होगा कि बेरर डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? वो बाय हैंड डिलीवरी ट्रांसफर होते हैं और जो भी बेरर है उसका, जो भी होल्डर है उसका, उसी को इंटरेस्ट दिया जाता है। उसमें कूपन अटैच होते हैं, कूपन डिटैच करके आप बैंक में जमा करके इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो। ठीक है, तो वो होता है दीज आर पेबल टू द बेरर देयरऑफ। बेरर देयरऑफ का क्या मतलब होता है? होल्डर, फिजिकल जिसके पास वो होल्डर, मतलब बेरर डिबेंचर जिसके पास है वो बेरर होता है, उसको वो पेबल होता है। क्लियर है? रिडम्पशन भी मतलब उसी को होगा जिसके पास उसका मतलब सर्टिफिकेट है, मतलब डिबेंचर है। और ये कैसे ट्रांसफर होंगे? नाम तो है ही नहीं, सर्टिफिकेट में नाम ही नहीं है, तो ये तो मियर डिलीवरी, बाय हैंड डिलीवरी भी आप ट्रांसफर कर सकते हो। और इंटरेस्ट किसको पे होगा? जो कूपन प्रेजेंट करेगा। कूपन अटैच होते हैं उसमें, हाफ ईयरली नॉर्मली होता है, तो साल के 2-2 कूपन उसमें अटैच होते हैं। कूपन डिटैच करके बैंक में जाके आपको जमा करना होता है। क्लियर है? तो हु प्रोड्यूसेस द कूपन अटैच टू सच डिबेंचर्स। क्लियर है? इस पे भी एमसीक्यू आता है कि कौन से टाइप में डिबेंचर में कूपन अटैच होते हैं। कूपन वर्ड से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ध्यान देना है बेरर डिबेंचर उसका नाम है। क्लियर है? और फिर आता है प्रायोरिटी, मतलब रीपेमेंट कैसे होगा। ठीक है, तो ये भी आप लॉ में पढ़ते ही हो। ठीक है, प्रायोरिटी, प्रेफरेंस या जो भी आप इसको कहो। ठीक है, तो अगर आपका फर्स्ट चार्ज है, आपने पहले चार्ज रजिस्टर करवा लिया है उस पर, तो फर्स्ट जो भी चार्ज रजिस्टर करवाता है वो क्या होता है? फर्स्ट मॉर्गेज, उसकी प्रायोरिटी पहले होती है। जब भी एसेट बिकेगा पहले पैसा किसको मिलता है? फर्स्ट मॉर्गेज को। तो ये बेसिकली ये प्रायोरिटी का मतलब क्या है? सीक्वेंस, कि सीक्वेंस क्या होगा? जब भी वो एसेट बिकेगा, जब भी आप पैसे वसूल करोगे, एसेट बेच के पैसे वसूल करोगे, तो पैसे किसको मिलेंगे? तो ये सीक्वेंस प्रायोरिटी से डिसाइड होता है। ठीक है, तो इनका फर्स्ट क्लेम होता है, फर्स्ट मॉर्गेज वालों का, फर्स्ट चार्ज वालों का फर्स्ट क्लेम होता है, फिर सेकंड मॉर्गेज वालों का सेकंड क्लेम होता है। ऐसे आप जैसे जैसे सब्सीक्वेंट चार्जेस रजिस्टर होते हैं उनका नाम बढ़ते रहता है, फर्स्ट मॉर्गेज, सेकंड मॉर्गेज, थर्ड मॉर्गेज, ऐसा आप नंबरिंग देते रहते हो। और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है? सीक्वेंस है रीपेमेंट का। जो एसेट उस पर चार्ज है वो जब बिकेगा उसमें से पैसे कैसे रिपे होंगे उसके हिसाब से इसका सीक्वेंस होता है। क्लियर है? तो ये हो गए आपके सारे टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। अब आते हैं सर अकाउंटिंग पे। अभी तक तो हम लॉ ही पढ़ रहे थे, अभी तक हम लॉ ही पढ़ रहे थे, अब आते हैं अकाउंटिंग एंगल पे। ठीक है, ध्यान दो। अब हमने पहले ही पढ़ लिया कि यार डिबेंचर्स कैसे इशू किए जा सकते हैं? कैश, कंसिडरेशन अदर देन कैश एंड कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, अब ये तो अलग क्लासिफिकेशन हो गया। अब मैं अगर इशू प्राइस के हिसाब से बोलूं, बोलो इशू प्राइस के हिसाब से अगर मैं कहूं तो क्या होगा?
पहले तो नॉर्मल वाला बता देता हूं, डिबेंचर्स कैसे इशू होते हैं, कैश, अदर देन कैश और कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है। और अगर मैं इशू प्राइस के हिसाब से बताऊं, ठीक है, इशू प्राइस के हिसाब से देखें तो डिबेंचर्स कैसे इशू किए जा सकते हैं, एट अ डिस्काउंट भी इशू किए जा सकते हैं, मतलब लेस देन फेस वैल्यू। लेस देन फेस वैल्यू अगर आप इशू कर रहे हो तो आप उसको कहते हो इशू एट डिस्काउंट। फिर एट पार भी कर सकते हो, एट पार मतलब इज इक्वल टू फेस वैल्यू, इशू प्राइस के हिसाब से ही है। और अगर आप फेस वैल्यू से ज्यादा में इशू कर रहे हो तो आप उसको कहते हो प्रीमियम, इशू इज दैट प्रीमियम ग्रेटर देन फेस वैल्यू। क्लियर है? तो ये इशू प्राइस के हिसाब से हो गया। इसमें भी क्वेश्चन बनता है डिस्काउंट पार प्रीमियम, एनी ऑफ अबव या ऑल ऑफ अबव, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन शेयर्स के लिए भी बन सकता है, पर उसमें ऑल ऑफ अबव आंसर नहीं आएगा, उसमें पार और प्रीमियम आएगा। तो आपको अलग से ऑप्शन दिया होगा, बोथ बी एंड सी, ऐसे ऑप्शन आते हैं। ए बी सी होगा, ए डिस्काउंट, बी पार, सी प्रीमियम, डी आएगा बोथ बी एंड सी। तो आपको क्या टिक करना है, बोथ बी एंड सी। या उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है कि शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट, तो डिस्काउंट पार प्रीमियम और ऑल ऑफ अबव, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको डिस्काउंट लिखना है। क्लियर है? कंसेप्ट समझ लो, क्वेश्चन कैसे आएगा, फिर आप उसको अप्लाई करके आंसर कर सकते हो। क्लियर है? चलिए, तो अब मैंने कॉम्बिनेशन बनाए हैं, कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है कि एक है इशू, एक है रिडम्पशन, एक है इशू, एक है रिडम्पशन। इशू के क्या पॉसिबिलिटीज हैं, डिस्काउंट पार प्रीमियम, डिस्काउंट पार प्रीमियम। सिमिलरली रिडम्पशन के भी ऐसे ही टाइप्स होते हैं, रिडम्पशन भी डिस्काउंट पे हो सकता है, पार पे हो सकता है, प्रीमियम पे हो सकता है। अब ये मैं थेरोटिकली बात कर रहा हूं, कंसेप्चुअली, थेरोटिकली। रियल लाइफ में रिडम्पशन डिस्काउंट पे आपको कभी दिखेगा ही नहीं। आए ख्याल में? क्यों? वो लॉजिक है, ठीक है, एक एक करके मैं बताता हूं कि अगर इशू डिस्काउंट पे है तो ये डिस्काउंट क्या है, ये कंपनी का लॉस है, ये कंपनी का लॉस है, शेयर होल्डर की गेन है, कंपनी का लॉस है, शेयर होल्डर की गेन है। सिमिलरली अगर रिडम्पशन डिस्काउंट पे है तो ये कंपनी का गेन है और शेयर होल्डर का लॉस है, तो ये शेयर होल्डर का लॉस होता है, ठीक है। इसलिए इस टाइप के डिबेंचर कभी इशू होते नहीं है, सब्सक्राइब भी नहीं होते, क्योंकि उसमें शेयर होल्डर को पैसा कम मिलेगा, वापस कम मिलेगा, तो उसका लॉस होता है। और इस टाइप के डिबेंचर्स इसलिए रियल लाइफ में कभी आपको दिखेंगे नहीं। क्लियर है? तो थेरोटिकली अगर मैं कहूं, ठीक है, तो मैं ये वाला कट कर रहा हूं, इस पॉसिबिलिटी को मैं कट कर रहा हूं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन कितने बचेंगे, इशू एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट पार, इशू एट डिस्काउंट, रेडीमेबल एट प्रीमियम, इशू एट पार, रेडीमेबल एट पार, ये तो प्लेन हो गया, इशू पार, रिडम्पशन पार, सबसे इजी, इसलिए एग्जाम में आता नहीं है ठीक है। फिर है इशू पार, रिडम्पशन प्रीमियम, फिर है इशू प्रीमियम, रिडम्पशन पार, और इशू प्रीमियम और रिडम्पशन भी प्रीमियम। ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन है, इसी को मैं कॉम्बिनेशन कह रहा हूं, ठीक है। तो हर कॉम्बिनेशन में एंट्री कैसे होगी, लॉस कैसे कैलकुलेट होगा, कितना लॉस होता है, वो कैसे राइट ऑफ होता है, ये सब हम पढ़ने वाले। क्लियर है? चलिए सर, तो ये कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिया। अब जो जो फेमस कॉम्बिनेशन है जहां पे लॉस आता है उस पे उसका मैंने डिटेलिंग पूरी दी हुई है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया इशू एट पार, रिडम्पशन एट पार, इसमें तो लॉस आता ही नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्शन है ही नहीं, तो वो शायद मेरे इसमें ना दिया हो, क्योंकि उसमें कुछ बताने के लिए है ही नहीं। इशू भी पार पे है, रिडम्पशन भी पार पे है, बात खत्म। इससे सिंपल जिंदगी कैसे होगी, इशू एट पार, रिडम्पशन एट पार, तो उसमें कुछ भी नहीं है। तो कॉम्बिनेशंस एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान दो। पहला है ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं कि डिस्काउंट या लॉस जो है, जो इशू का पूरा लॉस है, उसको राइट ऑफ कैसे करेंगे। ये डिबेंचर है, डेट सिक्योरिटी है, ये डेट सिक्योरिटी है, इसमें लॉस जो होगा आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा। इसमें कंजर्वेटिज्म का भी कंसेप्ट अप्लाई होगा, ठीक है। और हम वही डीआरआर, सिंकिंग फंड, ये सब भी पढ़ेंगे, तब मैं बताऊंगा कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या लॉजिक्स उसमें आपको यूज करना है, ठीक है। तो पहला पार्ट है कि ट्रीटमेंट क्या होगा, कि इशू का जो भी लॉस है, इशू का जो लॉस है वो क्या क्या हो सकता है, कब कब कंपनी का लॉस हो रहा है मुझे बताओ, सोच के देखो,
कंपनी का लॉस कब है, ठीक है। अब कैसे सोचना है, कंपनी के एंगल से सोचना है। मुझे बताओ, इशू अगर डिस्काउंट पे है तो किसका नुकसान होगा, कि सपोज डिबेंचर है 100 रुपए का फेस वैल्यू, आपने उसको 90 में इशू किया, 10 रुपए आपको कम मिले, 10 रुपए कम मिले, तो ये तो लॉस हो गया सीधे सीधे, ठीक है। तो इशू अगर डिस्काउंट पे है तो आपका लॉस होगा, पार पे है तो कोई लॉस नहीं है, प्रीमियम पे है तो भी कोई लॉस नहीं है, उसमें तो गेन आएगा जो सिक्योरिटीज प्रीमियम में ट्रांसफर होगा। फिर जब रिडम्पशन कर रहे हो, पार पे कर रहे हो तो कोई लॉस नहीं है, प्रीमियम पे अगर रिडीम कर रहे हो, प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो, एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो तो भी यहां पे लॉस आएगा। क्लियर है। तो दो ही सिचुएशन है जब लॉस आता है, दो ही सिचुएशन है जब लॉस आता है, एक है इशू एट डिस्काउंट और एक है रिडम्पशन एट प्रीमियम, ठीक है। लॉस जो है वो कब कब आता है, इशू अगर डिस्काउंट पे है, इशू एट डिस्काउंट, और रिडम्पशन में लॉस कब आता है, रिडम्पशन एट प्रीमियम। तो बस यही कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा आता है, यही कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा आपको पूछा जाएगा, ठीक है। मतलब एक एलिमेंट इन दोनों में से एक होगा या दोनों के दोनों यही एलिमेंट होंगे, तभी आपको लॉस का ध्यान देना है, ठीक है। चलिए सर, तो ये हो गया। अब हम लॉस पढ़ रहे हैं, तो टोटल लॉस क्या होगा, टोटल लॉस क्या होगा, यही टोटल लॉस क्या होगा, यही जो लिखा हुआ है, डिस्काउंट ऑन इशू वो आपका लॉस है, प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। या तो दोनों आएंगे या तो दोनों में से कोई एक ही एलिमेंट आएगा, डिपेंड करता है वही कौन से कॉम्बिनेशन में है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है टोटल लॉस का। अब ये टोटल लॉस का ट्रीटमेंट क्या है, लॉस का ट्रीटमेंट क्या है, यही हमको पढ़ना है। ध्यान दो, अकाउंट ट्रीटमेंट फॉर डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। डिस्काउंट ऑन इशू इज अ कैपिटल लॉस। अब ये कोई रेवेन्यू लॉस नहीं है, ये कोई डे टू डे रेगुलर एक्टिविटी का लॉस नहीं है, ये तो वन टाइम लॉस है, ठीक है, कैपिटल नेचर का है, तो वो दिया है। इट इज रिक्वायर्ड टू बी शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द हेड अदर करंट और अदर नॉन करंट एसेट, ठीक है। ये चैप्टर 2 में शेड्यूल 3 में आप पढ़ते हो कि कितना रिमेनिंग टेनोर है डिबेंचर का, कितना रिमेनिंग टेनोर है, उसके हिसाब से करंट या नॉन करंट में क्लासिफाई होता है, और वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, अदर कैटेगरी में आएगा। अदर कैटेगरी करंट में भी होती है, अदर कैटेगरी नॉन करंट में भी होती है, शेड्यूल 3 अगर आपने पढ़ा होगा तो। क्लियर है। तो अगर एक ही साल बाकी है डिबेंचर का तो वो अदर करंट एसेट में दिखेगा, और अगर एक से ज्यादा साल उसके बाकी है डिबेंचर के तो वो नॉन करंट, अदर नॉन करंट एसेट में प्रेजेंट होगा, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, इसमें क्वेश्चन आ सकता है, स्टार मार्क कर लो, ठीक है। फिर है ऑल्दो देयर इज नो लीगल ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ कंपनी टू राइट ऑफ सच लॉस, साउंड बिजनेस पॉलिसी डिमांड्स इट शुड बी रिटन ऑफ एज क्विकली एज पॉसिबल, ठीक है। अकाउंटिंग रूल्स, अकाउंटिंग कन्वेंशन होते हैं, उसके हिसाब से बेटर है कि आप राइट ऑफ करो, उसको लॉस मान के हर साल एप्रोप्रिएट करो, बराबर, अपोर्शन करो, क्योंकि इसका बेनिफिट कब तक मिल रहा है, पूरे डिबेंचर के लाइफ में मिल रहा है। अगर मेरे डिबेंचर का टेन्योर 10 साल है तो बेनिफिट तो पूरा 10 साल में है, क्योंकि फंड्स तो आपने पूरे 10 साल यूज किए ना। डिबेंचर इशू में बेनिफिट क्या है भाई, पैसा यूज करने को मिल रहा है, तो वो पैसा कितने साल आप यूज कर रहे हो, 10 साल। तो जो डिस्काउंट का लॉस है वो भी तो उसका बेनिफिट 10 साल तक मिल रहा है ना, तो 10 सालों में आपको उसको अपोर्शन करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए, ये उसका ट्रीटमेंट है, ठीक है। ध्यान दो, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स कैन बी ट्रीटेड इन द फॉलोइंग वेज। पहला है कि क्योंकि वो कैपिटल लॉस है, आप कैपिटल प्रॉफिट के अगेंस्ट राइट ऑफ करो, वन शॉट लमसम, ठीक है, लमसम मेथड है, पर ये ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि इसमें क्या गलत हो रहा है, इसमें हर साल आप राइट ऑफ कर ही नहीं रहे हो, बेनिफिट हर साल मिल रहा है, पर इसका जो डिस्काउंट का नुकसान है वो हर साल आना चाहिए। सेम लॉजिक है जो आप डेप्रेसिएशन में यूज करते हो, सेम लॉजिक है जो आप डेप्रेसिएशन में यूज करते हो, सेम लॉजिक है इसमें भी। एसेट हर साल यूज होता है तो डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज होना चाहिए, हर साल एक प्रपोर्शन उसका चार्ज होना चाहिए। वैसे ही डिबेंचर का जो पैसा आप यूज कर रहे हो वो भी हर साल यूज कर रहे हो, तो हर साल डिस्काउंट का भी चार्ज अपोर्शन होना चाहिए। क्या रेशो में करना है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बेनिफिट क्या रेशो में आपको मिल रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, पर हर साल चार्ज होना चाहिए, दैट इज द एक्सेप्टेबल ट्रीटमेंट। तो सेकेंड वाली यूज होती है। क्लियर है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स कैन बी ट्रीटेड एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसको आप क्या मानते हो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू खर्चा, लेकिन वो डेफर करेंगे क्योंकि उसका इफेक्ट, उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म तक आपको मिलता है।
एंड रिटर्न ऑफ अगेंस्ट रेवेन्यू ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ ऑफ डिबेंचर। जितना भी लाइफ है, जितना भी टेनोर है डिबेंचर का, उतने समय तक आप उसको डेफर करो और उतने नंबर ऑफ ईयर्स में आप उसको डिवाइड करो। तो अगर डिबेंचर का लाइफ 10 ईयर्स है तो आप वो पूरा जो डिस्काउंट है वो 10 ईयर्स में राइट ऑफ करोगे। क्लियर है? तो ये सेकंड वाला मेथड ज्यादा चलता है। आगे बढ़ते हैं। In case there is no capital profit and it is decided to treat discount as a deferred revenue expenditure, it is desirable to write off against the revenue over the period of life of debentures on equitable basis. Equal ratio में आप बांटो। SLM मेथड जिसको आप कहते हो फिक्स्ड एसेट में डेप्रीसिएशन में, हर साल इक्वल जब आप बांटते हो उसको कहते हैं इक्विटेबल बेसिस। तो इसके दो तरीके हैं। इक्विटेबल क्या है आपके हिसाब से? तो डिपेंड करता है आपका रिडम्पशन कैसा है। रिडम्पशन वन शॉट है या रिडम्पशन आपका इंस्टॉलमेंट में है। ठीक है, फर्क पड़ता है। ठीक है, ध्यान दो। पहला है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, इसी को आप क्या कहते हो डेप्रिसिएशन में एसएलएम मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, उसी को डिबेंचर में क्या कहते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। नाम में ही मीनिंग है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, अमाउंट फिक्स होता है हर साल जो आपको राइट ऑफ करना है और वो इक्वल होगा। क्लियर है? अंडर दिस मेथड द टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू इज स्प्रेड ओवर द लाइफ ऑफ द debentures equally and every year a fixed amount is written off against the revenue. क्लियर है? SLM मेथड जैसा आपको याद रखना है। अब जब बेस बदल रहा है, देखो लॉजिक क्या है। फंड्स अगर मैं रिडम्पशन लमसम कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान दो, रिडम्पशन के ऊपर एक्चुअली डिपेंड करता है कि रिडम्पशन आप कैसे कर रहे हो। दो टाइप के रिडम्पशन होते हैं, एक है लमसम और एक होता है इंस्टॉलमेंट्स। तो आपको ये बारीकी से समझना है, बारीकी से। ठीक है, साइंस वाले आंखें और खुली रखें। ठीक है, ध्यान दो कि अगर मैंने रिडम्पशन एक साथ किया एट द एंड ऑफ टेनोर, एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे 10 साल का डिबेंचर था, अब मैं 10 के 10 साल में पैसे यूज कर रहा हूं। अब पैसे यूज करने में कोई पैटर्न तो नहीं होता, पैसा तो हम नॉर्मली जैसा यूज कर रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमने वो लगा दिया होगा। डिबेंचर का जो पैसा आता है वो आपने फिक्स्ड एसेट या कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल में कहीं ना कहीं लगा दिया होगा, तो उसका बेनिफिट तो हर साल मिल रहा है ना, और वो भी इक्वल मिल रहा है। मतलब आप ऐसा कोई पैटर्न तो नहीं बना सकते ना। तो अगर आप फिक्स टर्म में सीधे 10 साल के एंड में रिडीम कर रहे हो तो आपके लिए जो बेनिफिट है वो इक्वल ही होता है, वो हमेशा क्या होगा, इक्वल ही होगा। तो ऐसे केसेस में नॉर्मली क्या लॉजिकल मेथड बनती है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, क्योंकि बेनिफिट हर साल इक्वल मिल रहा है, पैसा पूरा उतना ही है ना। अगर 10 लाख का डिबेंचर है तो वो 10 लाख तो 10 लाख ही रहेगा ना आखिरी तक, क्योंकि रिडम्पशन कब कर रहे हो, लमसम एट द एंड ऑफ 10th ईयर, तो 10 सालों तक बैलेंस 10 लाख ही रहता है। तो बेनिफिट तो इक्वल हो गया ना, हर साल 10 लाख ही यूज कर रहे हैं अपन, तो कोई बेसिस ही नहीं है उसको बांटने का या कुछ अलग रेशो लेने का, इक्वल ही लेंगे, क्योंकि 10 लाख रुपए का ही आउटस्टैंडिंग बैलेंस है टिल द एंड ऑफ 10 ईयर्स। क्लियर है? लेकिन अब सिचुएशन पूरी बदल जाती है अगर आपका रिडम्पशन इंस्टॉलमेंट्स में है तो। ठीक है, अगर मेरा रिडम्पशन इंस्टॉलमेंट्स में है तो क्या होगा बोलो। अगर मैं 1-1 लाख रुपए करके 10 सालों में 10 लाख रिडीम कर रहा हूं, 10 साल है तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 10, तो मैं हर साल 1-1 लाख रिडीम कर रहा हूं। एट द एंड ऑफ एवरी ईयर मैं 1-1 लाख रिडीम कर रहा हूं। तो एग्जाम्पल लो, मेरा ओपनिंग बैलेंस स्टार्ट क्या होगा, 10 लाख होगा। पहले साल में मैं 10 लाख यूज करूंगा, फिर 1 लाख एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर रिडीम करूंगा, तो बैलेंस बचेगा 9 लाख, फिर 8 लाख, फिर 7, फिर 6, फिर 5, 4, 3, ऐसे 1, लास्ट ईयर में 1 बचेगा, और एट द एंड ऑफ 10th ईयर 0 हो जाएगा। तो यहां ध्यान दो, यहां दिख रहा है ना कि भैया पैसे कम होते जा रहे हैं, जो डिबेंचर का पैसा आप यूज कर रहे हो वो कम होते जा रहा है, तो बेनिफिट भी तो कम होते जा रहे हैं ना। बेनिफिट पैसा है ना, डिबेंचर में बेनिफिट क्या है, पैसा है। पैसा कितना यूज करने के लिए मिल रहा है वो तो कम होते जा रहा है, तो उसी रेशो में आप डिस्काउंट को राइट ऑफ करो। इसी को कहते हैं फ्लक्चुएटिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है, प्रपोर्शनेटली आप डिस्काउंट को बांट दो। ठीक है, तो रेशो क्या लेंगे, आउटस्टैंडिंग बैलेंस। आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो होता है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस, उसी के रेशो में आप डिवाइड करो। तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या है, 10 लाख, 9 लाख, 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख, ऐसे करते हुए 1 लाख, तो इसी रेशो में बांट दो। कॉमन डिविजिबल फैक्टर क्या है सब में, 1 लाख। 1 लाख से सारे डिवाइड हो जाते हैं, तो रेशो क्या बनेगा, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1।
ये होता है मैथमेटिक्स, ठीक है। ऐसे इस रेशो में आप पूरे डिस्काउंट को बांटो और इसी को कहते हैं फ्लक्चुएटिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। तो हल्का सा मैथ्स है, इसमें हल्का सा मैथ्स है, क्लियर है। चलिए, वेयर द डिबेंचर्स आर रिडीम्ड बाय एनुअल ड्रॉइंग्स, ठीक है, इसको यही कहते हैं एनुअल ड्रॉइंग्स। हर साल आप डिबेंचर को उसको रिडीम कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा पार्ट उसका रिडीम करते जा रहे हो। The first method is not suitable for simple reason that the burden of discount is equally spread over the life of the debenture. Under this method, amount of discount to be written off every year should bear the proportion to the debenture outstanding at the beginning of each year. क्योंकि वो बदल रहा है, हर साल आप रिडीम करते जा रहे हो, तो हर साल आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कम होते जा रहा है। पैसा यूज करने के लिए जो आपको मिल रहा है वो कम होते जा रहा है, बेनिफिट कम होते जा रहा है। तो यहां पे आप स्ट्रेट लाइन मेथड यूज नहीं कर सकते, यहां फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड यूज नहीं कर सकते, बहुत ही इलॉजिकल हो जाएगी, क्योंकि हर साल इक्वल पैसा यूज करने के लिए नहीं मिल रहा है। क्लियर है। तो ऐसे सिचुएशन में आपके लिए बेटर मेथड क्या होगी, लॉजिकल मेथड क्या होगी, फ्लक्चुएटिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। क्लियर है। Thus the amount of discount to be written off every year under this method cannot be fixed and will be diminishing every year, and the burden of discount will be in proportion to the benefits derived out of the debenture. तो वो क्या होता है बेनिफिट, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स, वो जो बैलेंस है उसी को बेनिफिट माना जाता है और उसी के रेशो में आप रेशो निकालते हो। चलिए सर आगे बढ़े। तो ये लॉजिक हो गया, दो मेथड्स आपको समझ में आ गए। अब ट्रीटमेंट आगे बढ़ाते हैं। इफ द कंपनी इश्यूज डिबेंचर्स एट पार और एट डिस्काउंट which are redeemable at a premium, the premium payable on redemption of debentures will also be treated as a capital loss. तो इनका यही कहना है कि डिस्काउंट पे जो आप इशू कर रहे हो, इशू पे जो डिस्काउंट है वो तो लॉस है ही है, पर वो एकमात्र अकेला लॉस नहीं है, एक और लॉस आता है अगर आपका रिडम्पशन प्रीमियम पे है। तो जो आप एक्स्ट्रा पैसा रीपे करने के लिए दे रहे हो दैट इज ऑल्सो अ लॉस, ठीक है। तो वो दिया है, एंड एज सच इट शुड बी डेल्ट विद द सेम मैनर एज द डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है। दोनों के दोनों लॉस ही हैं, डिस्काउंट ऑन इशू, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, दोनों लॉस ही होते हैं। क्लियर है। तो वो दिया है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एट अ प्रीमियम इज नोन एज लॉस एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। इज नोन, नोन मतलब आपको पता है, जब मैं डिबेंचर इशू कर रहा हूं तो उसी के एग्रीमेंट में लिखा होता है ना कि रिडम्पशन कब और कितने में हो रहा है। तो मुझे तो पहले से ही पता है कि भैया एक लॉस है। देखो डिस्काउंट का लॉस कब अराइज होता है, इशू के वक्त ही अराइज हो जाता है, क्योंकि पैसे ही कम मिलते हैं, तो लॉस तो सीधे सीधे बुक हो जाता है। लेकिन रिडम्पशन का जो प्रीमियम है वो अभी बुक्स में ऑटोमेटिकली नहीं आता, क्योंकि वो एक्स्ट्रा पैसा अभी तो दिया ही नहीं है, वो तो 10 साल के बाद में जब देंगे तब बुक्स में आएगा। पर आपको पता तो है ना कि इतना इतना पैसा एक्स्ट्रा आपको 10 साल बाद देना है। तो यहां पे अप्लाई होता है कंजर्वेटिज्म। क्या कहता है कंजर्वेटिज्म, कि फ्यूचर में लॉस आने वाला है तो अभी से प्रोवाइड करो, अभी से हर साल उसको रेवेन्यू से जमा करो। तो बस वही यहां पे अप्लाई होगा। भले प्रीमियम 10 इयर्स के बाद में आप पे करने वाले हो, लॉस 10 इयर्स के बाद में आने वाला है, लेकिन कंजर्वेटिज्म के तहत हर साल हम उसको रेवेन्यू में राइट ऑफ करते जाएंगे, उसको जमा करते जाएंगे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो वो दिया है कि आपको इशू के वक्त ही पता रहता है भैया कितना प्रीमियम रिडम्पशन पे जाना है, तो आप तो कंजर्वेटिज्म के तहत उसको प्रोवाइड कर सकते हो। As the terms of issue generally contain such provisions for redemption, as such it would be prudent, same prudence, conservatism concept use होता है, it is prudent on the part of company to write off such loss during the life of the debentures. Clear है? The loss to be incurred by company for a particular issue is ascertained as follows. Number 1, issue अगर पार पे है और redeemable at premium पे है, तो वही कॉम्बिनेशंस दिए जो मैंने आपको बताया। दो ही ऐसे सिचुएशन है जब लॉस आता है, इशू डिस्काउंट पे है तो वो लॉस होगा, रिडम्पशन प्रीमियम पे तो लॉस आएगा। तो दोनों में से एक भी एलिमेंट है या दोनों के दोनों एलिमेंट एक ही टाइप के इशू में है तो वो लॉस होगा। क्लियर है। तो इशू पार पे है, पार पे तो लॉस होता नहीं है, इशू पार पे तो लॉस हुआ नहीं, लेकिन रिडम्पशन प्रीमियम पे है तो वो क्या होगा, लॉस काउंट किया जाएगा। और वो दिया है द लॉस विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन, क्योंकि इशू तो पार पे है, वहां पे कोई लॉस है नहीं। फिर है इफ द डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, दोनों लॉस है, इशू का डिस्काउंट भी लॉस होता है और रिडम्पशन का प्रीमियम भी लॉस होता है। द लॉस विल बी इक्वल टू द टोटल ऑफ द डिस्काउंट ऑन इशू एंड द अमाउंट ऑफ प्रीमियम। तो यही फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा के दिया, ये उसका फॉर्मूला है। दोनों एलिमेंट भी हो सकते हैं एक साथ, या सिर्फ डिस्काउंट होगा, प्रीमियम है ही नहीं क्योंकि प्रीमियम पे पेबल नहीं है, या प्रीमियम पे पेबल है, इशू डिस्काउंट भी नहीं होगा, पार या प्रीमियम पे होगा। तो ये लॉस का फॉर्मूला इस तरह वर्क करता है। क्लियरली।
क्लियर है? चलिए, तो अब इसमें कंसेप्ट क्या है कि डिस्काउंट का जो लॉस है और जो रिडम्पशन के प्रीमियम का लॉस है, दोनों लॉस है, दोनों को हमको प्रोवाइड करना है। एक तो एक्चुअल लॉस है, डिस्काउंट ऑन इशू तो एक्चुअल लॉस है, अभी आपको बुक्स में आ जाता है, और प्रीमियम का 10 साल बाद आने वाला है, लेकिन उसको भी प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म के तहत आप अभी से लॉस मानना चालू कर देते हो। तो आप क्या करते हो, टोटल लॉस निकालते हो, और टोटल लॉस को फिर आप राइट ऑफ करते हो, ईदर इन फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड और ईदर इन फ्लक्चुएटिंग मेथड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रिडम्पशन। क्लियर है? तो वो दिया है, इन सच अ केस देयर इज नो नीड टू डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इंस्टेड लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर शुड बी डेबिटेड विद द टोटल लॉस। ठीक है? तो अलग से डिस्काउंट नाम, अलग से प्रीमियम पेएबल नाम, ये सब मत दो, लॉस इकट्ठा टोटल मार के उसको राइट ऑफ करो। क्लियर है? When the debenture are redeemable at premium, the liability for premium payable on debenture is recorded. अब ये ध्यान दो कि अगर आप फ्यूचर में जो आप देने वाले हो उसका लॉस आपको अभी से बुक करना है, तो ये तो एक इफेक्ट हुआ, लॉस तो एक ही इफेक्ट हुआ ना। जब आप उसके एंट्री पास करना चाहते हो तो आपको सेकेंड इफेक्ट भी तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब ये लॉस क्यों आ रहा है, डिस्काउंट का तो लॉस क्यों आ रहा है, क्योंकि पैसे ही कम आ रहे हैं, पैसे कम आ रहे हैं तो अपने आप रिकॉर्ड हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, 100 रुपए का डिबेंचर आप दे रहे हो, 100 रुपए का डिबेंचर जा रहा है, आ सिर्फ 90 ही रहे, तो 10 रुपए का तो डिफरेंस क्रिएट होता है, वो आपको डिस्काउंट मतलब रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। उसका सेकेंड इफेक्ट अपने आप आ जाता है, क्योंकि एक्चुअली ट्रांजैक्शन हो रहा है, एक्चुअली पैसे कम आ रहे हैं। लेकिन प्रीमियम से रिलेटेड तो कुछ हुआ ही नहीं है ना भाई, वो तो तुम कंजर्वेटिज्म के तहत पर रिकॉर्ड कर रहे हो। तो एक इफेक्ट तो हमने मान लिया कि भाई चलो लॉस है, अरे पर सेकेंड इफेक्ट भी तो देना पड़ेगा ना। तो सेकेंड इफेक्ट के लिए ये पूरा पॉइंट है, सेकेंड इफेक्ट, क्योंकि डबल इफेक्ट होते हैं, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पढ़ा है ना आपने बचपन में। तो ये है डबल सेकेंड इफेक्ट। किसको देंगे, तो एक लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे कि ये डिस्काउंट जो है ये प्रीमियम पेएबल का है, एक्चुअली प्रीमियम पे होने वाला है ना, तो एक अलग अकाउंट में हम वो प्रीमियम पेएबल दिखाते रहते हैं। हर साल प्रीमियम पेएबल आप दिखाते जाओ और वो बढ़ बढ़ के लास्ट ईयर में उतना हो जाएगा जितना एक्चुअली आपको पे करना है। मतलब बुक्स में आप हर साल लाइबिलिटी दिखा रहे हो और बढ़ा के उतनी लाइबिलिटी दिखाओगे जितना एक्चुअली 10 साल के बाद पेएबल है। एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान दो। ₹100 का डिबेंचर है, ₹20 का प्रीमियम है, ठीक है। रीपेबल कितना है, 120। आ रहे ख्याल में, रिडम्पशन 120 का है। अब जब आप डिबेंचर इशू करते हो तो बुक्स में 100 रुपए रिकॉर्ड होता है, बुक्स में तो 100 ही आएगा ना। डिबेंचर्स कितने के दोगे, फेस वैल्यू पे रिकॉर्ड होते हैं, 100 रुपए ही आएगा ना। तो नॉर्मली क्या होगा, अगर आप ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अभी से प्रोवाइड न करो तो क्या होगा, तो ये जो 20 रुपए का प्रीमियम है ये सीधे 10th ईयर के एंड में रिकॉर्ड होता है। कैसे कि आपको देने पड़ेंगे 120, पर आपकी बुक्स में लाइबिलिटी तो 100 ही दिख रही है, 100 के बदले 120 दोगे तो 20 रुपए का लॉस 10th ईयर में आएगा। तो ये तो गलत है, कंजर्वेटिज्म के खिलाफ हो गया। इसीलिए हम क्या करेंगे, हर साल, जैसे 10 ईयर्स एग्जाम्पल ले रहा हूं, 20 डिवाइडेड बाय 10 यानी 2 रुपए। तो हर साल मैं क्या करूंगा, 2 रुपए को लॉस मानूंगा और लाइबिलिटी बनाते जाऊंगा, 2 रुपए को लॉस मानूंगा और लाइबिलिटी बनाते जाऊंगा। तो इससे क्या होगा, 2 रुपए का लॉस तो कंजर्वेटिज्म के हिसाब से चार्ज होते जाएगा और एक लाइबिलिटी जमते जाएगी। तो लाइबिलिटी कितनी होते जाएगी, पहले साल 2, फिर 2, फिर 2, ऐसे आप जोड़ते जाओगे तो 10th ईयर के एंड में 20 रुपीज की लाइबिलिटी बुक्स में आ जाएगी, जिसको आपने 2 रुपए करके लॉस मान भी लिया। तो 20 रुपए की लाइबिलिटी बुक्स में आ जाएगी। तो अब आपके बुक्स में लाइबिलिटी 120 ही दिखेगी। 100 रुपए तो डिबेंचर ही दिए थे, वो बुक्स में दिखेंगे, और ये 2 रुपए करके आपने जो जमा किया ये भी 20 रुपए अब बुक्स में दिखेगा। अब बुक्स में भी 120 दिख रहा है, आप पे भी 120 करोगे तो पेमेंट के वक्त कोई लॉस नहीं आएगा, क्योंकि वो 2 रुपए करके आपने चार्ज कर दिया है। आ रहा है समझ में? तो ये बस आपको समझ में आना चाहिए, ये पूरा कंसेप्ट है। आए ख्याल में? तो जब मैं 2 रुपए हर साल चार्ज कर रहा हूं तो लास्ट ईयर में फिर लॉस आता ही नहीं है, क्योंकि मैं साइड बाय साइड 2 रुपए की लाइबिलिटी भी बढ़ाते जा रहा हूं। तो बुक्स में 100 और 20 टोटल 120 की ही लाइबिलिटी आ जाती है, और आप पे भी 120 करते हो, तो पेमेंट करते वक्त कोई लॉस रिकॉर्ड नहीं होता है। आ रहा है? यू गेट द पॉइंट? कमेंट करो, समझा कि नहीं समझा? कमेंट 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 कमेंट, ठीक है। तो ये है, तो ये लाइन अब आपको समझेगी, ध्यान दो। व्हेन डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट प्रीमियम,
द लाइबिलिटी फॉर प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट द टाइम ऑफ इशू, इशू के वक्त ही रिकॉर्ड हो जाती है, ठीक है। ऑल्दो द एक्चुअल लाइबिलिटी विल अराइज ओनली एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। मतलब इसमें दो तरीके हैं, इसमें दो तरीके हैं। एक तरीका जो मैंने आपको बताया कि आप 2-2 रुपए लॉस मान लो और 2-2 रुपए करके लाइबिलिटी जमा करो, ये भी चलता है, ये भी चलता है, ठीक है, चलता है। पर आपके बुक्स में क्या दिया है वो अब मैं बताता हूं, कंसेप्ट इतना ही है। अब आपके बुक्स में ये दिया है कि 20 रुपए का लॉस आप पूरा मान लो रिडम्पशन का, जो कि अभी तक आया ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि 20 रुपए का पूरा लॉस एक अकाउंट बना लो, ठीक है, और पूरे 20 रुपए की लाइबिलिटी भी बना लो, ऐसा वो कह रहे हैं, ऐसा वो कह रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं वो कि प्रीमियम जो 20 रुपए आपको देना है उसका पूरा 20 रुपए आप लॉस मान लो, जो आप राइट ऑफ करोगे पूरा 1 साल का लॉस नहीं हो, 20 रुपए पूरा लॉस है ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, और 20 रुपए की पूरी लाइबिलिटी कर लो। मतलब पूरा 20 का एक पहले ही एंट्री पास कर लो एट द टाइम ऑफ इशू, और फिर क्या करो, लाइबिलिटी तो 20 रुपए बुक्स में आ गई, ये 20 एज इट इज रहेगी, ईयर एंड तक 10th ईयर एंड तक 20 ही चलेगी। और फिर ये जो अक्यूमुलेटेड लॉस आपने रिकॉर्ड किया है, ये जो 20 रुपए इकट्ठा आपने लॉस को एक जो रिकॉर्ड किया है उसको बस 2-2 रुपए करके आप राइट ऑफ करते जाओ। तो 10 साल में वो 20 रुपए 2-2 रुपए करके राइट ऑफ होगा, और ईयर एंड में 10 ईयर्स के एंड में जीरो हो जाएगा। आए ख्याल में? तो इसको 10 ईयर्स में 2 पर ईयर के हिसाब से आप राइट ऑफ करो, और वो अपने आप 10th ईयर के एंड में जीरो हो जाएगा। तो आपका पर्पज सब हो गया, 2-2 रुपए आप लॉस राइट ऑफ करना चाहते थे वो हो गया, और लाइबिलिटी भी 20 रिकॉर्ड हो गई, स्टार्टिंग में रिकॉर्ड हो गई, एंड तक वो एज इट इज रहेगी। तो दोनों तरीके चलते हैं, दोनों में हो वही रहा है, पर आपको तो वही करना है जो आपके इंस्टीट्यूट ने दिया है, आपको तो वही करना है जो आपके इंस्टीट्यूट ने दिया है। तो आपके इंस्टीट्यूट ने जो दिया है वही मैं बता रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो यही वो कह रहे हैं, ठीक है, कि एट द टाइम ऑफ इशू ही आप पूरा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन रिकॉर्ड कर लो, उसको लॉस मानो, अक्यूमुलेटेड लॉस का एक अकाउंट खोलो जिसको आप धीरे धीरे राइट ऑफ कर लेना, उसको बंद कर देना, और उसका पूरा 20 रुपए का एक लाइबिलिटी बुक्स में रिकॉर्ड कर लो एट द टाइम ऑफ इशू ओनली, एट द टाइम ऑफ इशू ओनली। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। द मेन एडवांटेज डिराइव बाय द कंपनी इज दैट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज कंप्लीटली रिटर्न ऑफ। आपने डेफर किया ही नहीं, लॉस को कमाई से ही भर दिया, लॉस को कमाई से ही भर दिया, हर साल की कमाई से हर साल का लॉस आपने भर दिया, डेफर नहीं किया। लॉस को कभी डेफर नहीं करना चाहिए। क्लियर है? बिफोर द डिबेंचर्स आर ड्यू फॉर रिडम्पशन, ठीक है। तो ड्यू फॉर रिडम्पशन के पहले ही आपने पूरा लॉस अपनी कमाई से ही भर दिया, ऐसा उसका मतलब माना जाएगा। क्लियर है? तो ये था पूरा का पूरा ट्रीटमेंट। आगे बढ़ते हैं। अब देखो सब कॉम्बिनेशंस दिए हैं, ध्यान दो। अब हम एंट्रीज देखेंगे, ध्यान दो। अब मैं एंट्रीज पे आता हूं, यहां पे बता देता हूं, बोलो। अब जैसे आपका क्वेश्चन आता है ना, मैं वैसे ही बताता हूं, ओल्ड वाले का पूरा क्वेश्चन ही कवर हो जाएगा, ध्यान दो। तो कॉम्बिनेशन वाइज ही जाते हैं। पहला कॉम्बिनेशन है इशू एट डिस्काउंट, इशू एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट पार, ठीक है। फेस वैल्यू डिवेंचर की नॉर्मली 100 रुपये होती है, आपको पता ही होगी। फेस वैल्यू नॉर्मली क्या होती है, 100 रुपीज़ होती है, ठीक है। तो इशू है फॉर एग्जाम्पल 90 में, और रिडम्पशन है 100 में, पार पे। बोलो, अब आपको एंट्री पास करनी है, ठीक है। बोलो क्या होगा। सबसे पहला आपको क्या ध्यान देना है, लॉस कितना है, ठीक है। लॉस निकालो। लॉस क्या है, डिस्काउंट ऑन इशू। डिस्काउंट है 100 का 90 में इशू कर रहे हो, 10 का लॉस है, प्लस प्रीमियम है क्या रिडम्पशन पे, नहीं है, 0। प्रीमियम रिडम्पशन पे कोई लॉस ही नहीं है क्योंकि रिडम्पशन पार पे है। तो टोटल लॉस कितना हुआ, 10। तो 10 रुपए का लॉस बुक करोगे एट द टाइम ऑफ इशू, और फिर वो लॉस थोड़ा थोड़ा करके आप राइट ऑफ कर लेना। तो अभी इशू की एंट्री क्या होगी, बोलो। इशू की एंट्री में कितने इफेक्ट होंगे बताओ। पहले तो पैसा आएगा, इशू बोले तो पैसा आ रहा है, पैसों से ध्यान नहीं भटकाना, पैसे पे पूरा ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो 90 रुपए आएंगे, और आप डिबेंचर दे दो। टू डिबेंचर वो आता है हमेशा फेस वैल्यू पे, हर सिक्योरिटी जब इशू होती है तो फेस वैल्यू पे ही रिकॉर्ड होती है। तो 10 रुपए का देखो डेबिट कम है, तो ये 10 रुपए का क्या है, लॉस है। तो इसी को आप बुक करो, लॉस ऑन इशू, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। क्लियर है? तो ये जर्नल एंट्री पास होती है
अगर इशू डिस्काउंट पे है और रिडम्शन पार पे है। क्लियर है, पहला कॉम्बिनेशन। दूसरा है इशू डिस्काउंट पे ही है और रिडम्शन प्रीमियम पे है। ठीक है, सबसे डेडली कॉम्बिनेशन यही है क्योंकि दोनों में लॉस है। ठीक है, तो इशू आप 90 पे कर रहे हो और रिडम्शन 110 पे कर रहे हो। इशू 90 पे कर रहे हो, रिडम्शन 110 पे कर रहे हो, तो क्या होगा बोलो, लॉस निकालो। तो डिस्काउंट ऑन इशू लॉस, प्रीमियम ऑन रिडम्शन वो भी लॉस, तो टोटल लॉस है 20। यहां ध्यान देना, इसकी एंट्री जबरदस्त है, ध्यान दो। तो 20 रुपए का टोटल लॉस है। बोलो एंट्री पास करो, इशू की ही एंट्री है, इशू की एंट्री पास करे तो पैसा आएगा। बोलो पैसा आने दो। बैंक अकाउंट डेबिट कितना आएगा, 90 ही आएगा क्योंकि इशू डिस्काउंट पे ही है, 10 का ही डिस्काउंट है तो 90 रुपीज मिलने चाहिए। फिर आप डिबेंचर दे दो। अब डिबेंचर भी आप 100 का ही दोगे, डिबेंचर भी 100 का ही दोगे। अब लॉस बुक करो, लॉस ऑन इशू कितना था, 20 था, 10 नहीं आएगा, 20 आएगा। अब आपको दिख रहा है कि डेबिट की टोटल 110 है, क्रेडिट की तो 100 ही है, तो ये 10 रुपए जो आपने प्रीमियम को लॉस माना उसकी लाइबिलिटी भी तो आएगी ना, तो उसकी लाइबिलिटी बुक करनी पड़ेगी। टू प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्शन, ये लाइबिलिटी है, प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्शन। क्लियर है, तो यही वो सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ था कि आप 10 रुपए लॉस मान लो, 20 में 10 रुपए लॉस भी है प्रीमियम का और उसकी एक लाइबिलिटी क्रिएट कर लो। आ रहा है ख्याल में? तो आपको ये समझ में आना चाहिए, आपकी नजर बहुत ही तेज होनी चाहिए कि यार जो डिस्काउंट है वो 90 रुपए में माइनस हो गया, 90 है ना, वो यहां 100 है, यहां 90 है, तो ये डिफरेंस तो डिस्काउंट है। 20 के अंदर वो 10 वो इंक्लूडेड है और अलग से भी तो 10 प्रीमियम पेबल दिखाना पड़ेगा ना, तभी तो लॉस 20 होगा। तो ये टाइप के एंट्रीज में आपका ध्यान होना चाहिए। क्लियर है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। ठीक है, आई होप आपको सब समझ में आ रहा है। सब कुछ स्क्रीनशॉट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। चलिए, तो ये हो गया पहला, इशू एट डिस्काउंट, रिडम्शन एट पार। पार फिर है इशू एट डिस्काउंट, रिडम्शन एट प्रीमियम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर है इशू एट पार, रिडम्शन एट पार। बोलो बचपन, लॉस है ही नहीं, लॉस है ही नहीं, जितना पैसा आ रहा है उतना ही डिबेंचर जा रहा है। सबसे सिंपलेस्ट एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट 100 और डिबेंचर भी अपन 100 के ही देंगे। ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट, और कभी आपको एग्जाम में ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए फिर है इशू एट पार, रिडम्शन एट प्रीमियम। ठीक है, बोलो इशू एट पार है तो लॉस है क्या, नहीं, डिस्काउंट ही लॉस होता है ना, पार पे तो लॉस होता ही नहीं, तो इशू पे कोई लॉस नहीं, लेकिन रिडम्शन पे लॉस है। क्लियर है, रिडम्शन है 110 पे और इशू है 100 पे। ठीक है, तो लॉस कितना आएगा, डिस्काउंट है ही नहीं 0 और रिडम्शन का प्रीमियम है 10 रुपए, तो टोटल लॉस कितना आएगा 10, टोटल लॉस कितना आएगा 10। ठीक है, अब ध्यान दो, बोलो पैसा कितना आएगा, पार पे है ना, पार पे इशू है तो इशू पार पे है तो 100 रुपए आएंगे, ध्यान देना है। बैंक अकाउंट डेबिट वो आएगा 100, पूरा 100। लॉस डेबिट करो, लॉस आएगा 10। फिर डिबेंचर दे दो, डिबेंचर तो 100 की देंगे, तो 100 ये तो हो गया नॉक ऑफ। 10 जो लॉस है उसका एक लाइबिलिटी क्रिएट करो। ठीक है, तो 2 प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्शन 10। क्लियर है, तो बस आपको लॉजिक समझ में आ गया तो आप एंट्री बना लोगे, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो इशू एट पार, रिडम्शन एट प्रीमियम। अब थर्ड आगे कॉम्बिनेशन बढ़ाते हैं, इशू एट प्रीमियम, इशू एट प्रीमियम, रिडम्शन एट पार। बोलो इशू प्रीमियम पे है तो भी कोई लॉस नहीं, इशू का प्रीमियम प्रॉफिट होता है, इशू का प्रीमियम प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो अगर आप 110 में इशू कर रहे हो और रिडम्शन 100 पे कर रहे हो, रिडम्शन भी पार पे है तो कोई लॉस नहीं, तो लॉस क्या आएगा 0, लॉस आएगा 0। बोलो एंट्री पास करो, पैसे आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कितने में इशू हो रहा है सर, प्रीमियम पे, तो पैसा 110 आएगा। फिर लॉस तो है ही नहीं, लॉस 0 है, तो 2 डिबेंचर वो 100 पे ही आएगा और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये नॉर्मल है भैया, प्रॉफिट है, सिक्योरिटीज प्रीमियम में ही जाएगा जैसे अभी तक जाते आया है। ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम 10। अब ये तो सर बहुत ही बेसिक एंट्री होगी,
ठीक है। तो ये एकदम वो जैसे शेयर्स की एंट्री होती है वैसा ही है। पैसा आ रहा है बैंक में 110 रुपए, डिबेंचर 100 के जाएंगे फेस वैल्यू के, और 10 रुपीज जो इशू पे ज्यादा आ रहे हैं वो है सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्लियर है। फिर आते हैं आगे, इशू प्रीमियम पे है और भैया रिडम्पशन भी प्रीमियम पे है। बोलो सर, अमाउंट्स ले लेते हैं कि इशू भी 110 में है, रिडम्पशन भी 110 में है। बोलो 110 110। तो क्या मैं रिडम्पशन का ये जो लॉस है, इशू पे तो प्रीमियम है, वो तो प्रॉफिट होता है, लॉस काय पे आ रहा है रिडम्पशन पे, तो क्या मैं ये 10 रुपए का लॉस ये 10 रुपए के प्रीमियम से नॉक ऑफ कर सकता हूं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। लॉस प्रीमियम के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो 10 रुपए का प्रीमियम है ये 10 सालों में आपको बांटना है। अगर आप ये आज के सिक्योरिटीज प्रीमियम से सेट ऑफ कर लोगे तो 10 साल में बटेगा कैसे? इंटेंशन क्या है? इंटेंशन है कि 10 साल में बांटें, 10 साल में बांटना है। अगर आप आज ही सिक्योरिटीज प्रीमियम से पूरा लमसम आप एब्जॉर्ब कर लोगे तो 10 साल में आप राइट ऑफ कैसे करोगे? वो नहीं कर पाओगे, और ऐसा लॉ नहीं चाहता है। क्लियर है। तो ध्यान दो, तो ये जो 10 रुपए एक्स्ट्रा है ये कहां जाएंगे? ये सिक्योरिटीज प्रीमियम में ही जाएंगे सर, नॉर्मल जैसे जाते आए हैं। और ये जो लॉस है इसको नॉर्मल लॉस मानेंगे और हर साल ओवर द लाइफ ऑफ डिबेंचर राइट ऑफ करेंगे। क्लियर है। बोलो सर, एंट्री बोलो, बैंक में कितने पैसे आएंगे सर? बैंक में कितने पैसे आएंगे? प्रीमियम पे है, पूरे 110 रुपए आएंगे। फिर अब लॉस भी है, बराबर, लॉस भी है, लॉस ऑन इशू वो आएगा 10, लॉस ऑन इशू आएगा 10। ठीक है। डिबेंचर दे दो, डिबेंचर हमेशा और हमेशा 100 ही आएगा। और अब ध्यान दो, अब क्या होगा बोलो, अब यहां बताओ, यही बस ये एक ही कॉम्प्लेक्स एंट्री है, बाकी सब इजी है, बस ये एक ही है। ठीक है। ध्यान दो, अब 10 रुपए प्रीमियम भी आएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है। तो वो आएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्यों सर? पैसे कितने मिले? ध्यान दो, पैसे कितने मिले वही सबसे मेन है। पैसे ही 110 मिले हैं भैया, मतलब भैया यहां 10 रुपीज प्रीमियम तो डालना ही पड़ेगा। फिर सर लॉस भी तो 10 है और ये प्रीमियम का लॉस है, इशू एट डिस्काउंट नहीं है, तो उसका प्रीमियम पेएबल का भी अकाउंट आएगा। ठीक है। ये एंट्री में बस आपकी गड़बड़ हो सकती है अगर आप ध्यान न दो तो। प्रीमियम पेएबल, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा, जिसके 5 यूज आपने पढ़े हैं सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, वो 5 के हिसाब से आप एब्जॉर्ब करोगे। और ये प्रीमियम पेएबल है, ये लाइबिलिटी है, ये बुक्स में बनी रहेगी और ये 10th ईयर में आपको पे करनी है। क्लियर है। तो दोनों अलग अलग अकाउंट है, एक प्रॉफिट है और एक एक्चुअल लाइबिलिटी है जो आपको पे करनी है आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है। तो ये एंट्री देखो अलग है, ये एंट्री काफी अलग है। क्लियर है। तो मैंने आपको सारे कॉम्बिनेशन बता दिए। क्लियर है। यही सब मैंने लिखा हुआ है। ठीक है। तो रिडम्पशन का जो प्रीमियम का अकाउंट आप बनाते हो ये पर्सनल अकाउंट होता है, लाइबिलिटी अकाउंट होता है। क्लियर है। तो यही सब मैंने दिया है, पढ़ लेना आप। ठीक है। यही सब दिया है मैंने। फिर रिडम्पशन की एंट्री होती है, वो तो मैं रिडम्पशन में बताऊंगा ना, अभी तो हम सिर्फ इशू पढ़ रहे हैं। इशू के वक्त रिडम्पशन की एंट्री थोड़ी पढ़ेंगे, तो मैं जब रिडम्पशन की थ्योरी स्टार्ट करूंगा तब मैं रिडम्पशन की एंट्री बताऊंगा, मेथड्स के साथ हम सब पढ़ने ही वाले हैं। अभी हमारा पूरा फोकस काय पे है? इशू पे है। क्लियर है। तो ये सारी इशू की एंट्रीज हैं, ये सब मैं आपको स्क्रीनशॉट मेरे टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा। इंश्योर करो कि आप मेरे टेलीग्राम में आ चुके हो, इंश्योर करो कि आप मेरे टेलीग्राम पे आ चुके हो। मैं आपको कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा। क्लियर है। चलिए सर, तो ये पूरा मैंने आपको सारे कॉम्बिनेशन बता दिए, और यही ओल्ड सिलेबस वालों को क्वेश्चन आता है, याद आ रहा है? यही क्वेश्चन आता है ना, अलग अलग कॉम्बिनेशन दिए रहते हैं, यही एंट्री, यही सब होता है। ठीक है। तो ये पूरा वो वाला टाइप कवर हो गया। अब ध्यान दो, अब कोलेटरल सिक्योरिटी पढ़ लेते हैं फटाफट। कोलेटरल सिक्योरिटी, ध्यान दो, कोलेटरल सिक्योरिटी। तो कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होता है? ये इसको कहते हैं सेकेंडरी सिक्योरिटी। सेकेंडरी सिक्योरिटी मतलब ऑलरेडी कुछ प्राइमरी सिक्योरिटी आपके पास है, जैसे कि एसेट पे आपने चार्ज क्रिएट किया होगा और एसेट को मॉर्गेज किया होगा, तो ऑलरेडी आपके पास एक प्राइमरी सिक्योरिटी है। पर प्राइमरी सिक्योरिटी की वैल्यू भी तो बदलते रहती है ना। अगर मैंने किसी बिल्डिंग पे चार्ज क्रिएट किया है तो क्या बिल्डिंग की वैल्यू बदलती नहीं है क्या? अगर मैंने शेयर्स पे कुछ
चार्ज क्रिएट किया है, लीन चार्ज या प्लेज किया हुआ है, तो उसकी भी वैल्यू बदलती है। तो जब अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू बदलती है और अगर गलती से उसकी वैल्यू कम हो रही है तो हो सकता है मेरा अमाउंट पूरा कवर ना हो पाए या मेरा पैसा डूबने के चांसेस है। मेरा लोन है फॉर एग्जांपल 1 करोड़, 1 करोड़ का लोन मैंने आपको दिया, डिबेंचर दिए, आपने बिल्डिंग पे चार्ज क्रिएट करवाया, बिल्डिंग की वैल्यू चलो 1 करोड़ थी, चार्ज क्रिएट करके वक्त 1 करोड़ थी, मना नहीं कर रहा हूं, तब सफिशिएंट थी, पर मार्केट में बिल्डिंग के रेट्स तो बदलते रहते हैं। सपोज अब 1-2 साल बाद उसकी वैल्यू 90 लाख हो गई तो क्या आपका 1 करोड़ का लोन अभी भी सिक्योर्ड है? नहीं है। अभी तो बिल्डिंग की वैल्यू 90 लाख है तो आपकी सिक्योरिटी तो 90 लाख है, लोन तो 1 करोड़ का है। तो ये जो 10 लाख का डेफिसिट है, ये जो फ्लक्चुएशन आ सकती है एसेट की वैल्यू में, इसको कवर करने के लिए एडिशनल सिक्योरिटी मांगी जाती है, जिसको नॉर्मली आप सेकेंडरी सिक्योरिटी या कोलेटरल सिक्योरिटी कहते हो, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, अनसिक्योर हो जाएगा सीधे। जैसे मेरे एग्जांपल में 1 करोड़ का डिबेंचर है, 90 लाख का बिल्डिंग का वैल्यू है, तो 10 लाख का क्या होगा, वो अनसिक्योर्ड हो जाएगा सीधे, क्योंकि बिल्डिंग को बेच के रिकवर ही नहीं हो पाएगा, बिल्डिंग को बेच के रिकवर हो ही नहीं पाएगा। तो 10 लाख जो पार्ट, जो वैल्यू है, अमाउंट है मेरे लोन का, वो सीधे अनसिक्योर्ड हो जाएगा। आई ख्याल में? तो बेसिकली हो क्या रहा है, आपको थोड़ा लिक्विडेशन का भी मैं बताऊंगा ऑब्वियसली। तो आपने पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा होगा तो जब आप पढ़ोगे तब आपको शायद पूरी तरह से ये चीजें समझेंगे। ठीक है, देखो लिक्विडेशन में क्या प्रॉब्लम है। लिक्विडेशन में एक सीक्वेंस होता है कि क्या सीक्वेंस में आप पैसे रीपे करते हो, क्लियर है? तो आप पढ़ते ही हो, पहले हम लिक्विडेशन, जो लिक्विडेटर का पैसा है, रेम्यूनरेशन है, लिक्विडेशन के जो एक्सपेंसेस हैं, एसेट बेचने रियलाइज करने के जो खर्चे हैं, वो सब पहले ही माइनस हो जाते हैं। फिर सबसे पहले आप क्या देते हो, फिक्स चार्ज वालों को देते हो, जिनका फिक्स चार्ज है कोई एसेट पे, एसेट में से ही पैसा उसको दे देते हो। तो जब भी एसेट बेचते हैं, जिनका उस एसेट पे फिक्स चार्ज है, पहले उन्हीं को पैसे मिल जाते हैं। फिर जो फिक्स चार्ज वालों को पैसा रीपे हो गया, उसके बाद जो पैसा बचता है वो किसको मिलता है? अब इसमें एक और वही आता है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। ठीक है, आपने सुना होगा ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एंड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। तो ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आते हैं, क्लियर है? तो वो सब आएंगे। उसके बाद फिर नंबर लगता है फ्लोटिंग चार्ज वालों का, और उसके बाद नंबर लगता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का, यानी क्रेडिटर्स, बिल पेबल, ये सब। ठीक है, तो बात को समझो, मैं ज्यादा लिक्विडेशन की बात नहीं कर रहा हूं, बस कोलेट्रल से क्या फर्क पड़ता है मैं एक जस्ट आइडिया दे रहा हूं आपको। तो डोंट गो इनटू टू मच टेक्निकल पार्ट, मैं आपको सिर्फ एक अंदाजा दे रहा हूं कि इससे होता क्या है, कोलेट्रल सिक्योरिटी दी ही क्यों जाती है, फर्क क्या पड़ता है, ये मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो जब मेरा बिल्डिंग पे चार्ज क्रिएट किया गया है तो मैं यहां पे हूं, ठीक है, मैं ये यहां पे हूं, मेरी प्रायोरिटी है नंबर 1। आए ख्याल में? सबसे पहले पैसा मुझे मिलता था, तो 90 लाख रुपए तो बिल्डिंग बेच के मिल गया, वहां मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है। वो जो 10 लाख रुपए बिल्डिंग बेच के रिकवर नहीं हो पाया, उसका क्या होगा? तो वो तो सीधे सीधे क्या हो जाएंगे, अनसिक्योर्ड, मतलब सीधे आखिरी में, मतलब पहले माले से गिर के सीधे जमीन के अंदर। तो ये बस कोलेटरल सिक्योरिटी से इसका रास्ता निकाला जाता है कि हम आपको कोलेटरल सिक्योरिटी दे देंगे, जो कि डिबेंचर के फॉर्म में हम दे रहे हैं। तो बात को समझो कि डिबेंचर दे क्यों रहे हैं, डिबेंचर दे क्यों रहे हैं? जब आपकी कंपनी ही बंद हो रही है, जब आपका कंपनी बंद हो रहा है, देखो लिक्विडेशन में आप मुझे कुछ भी, कोई भी सिक्योरिटी दे दो, क्या फर्क पड़ता है? कंपनी जी बंद हो रही है, उसकी कोई भी सिक्योरिटी की क्या वैल्यू बचेगी? तो मुझे डिबेंचर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर मैं डिबेंचर होल्डर हूं, और डिबेंचर होल्डर क्या होते हैं, फ्लोटिंग चार्ज वाले होते हैं, उन पे नॉर्मली फ्लोटिंग चार्ज होता है, तो मेरा जो नंबर है वो एक लेवल ऊपर आ जाएगा, मैं फ्लोटिंग चार्ज वाले में आ जाऊंगा। बस इतना ही इंटेंशन होता है कोलेटरल सिक्योरिटी देने का, कि वो जो 10 लाख का अमाउंट है जो बिल्डिंग बेच के नहीं मिला, वो सीधे सीधे लास्ट प्रायोरिटी में आ जाता है। अनसिक्योर्ड मान के आपको लाइन में लगना पड़ता है, क्योंकि अनसिक्योर्ड कितने सारे लोग होते हैं, सोच के देखो। बैंक ओवरड्राफ्ट नॉर्मली वो भी अनसिक्योर्ड होता है। फिर आपका क्रेडिटर्स, बिल पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, पता नहीं कितने सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो नॉर्मली कहीं सिक्योरिटी उनकी होती नहीं है, तो वो अनसिक्योर्ड में आते हैं। तो आपको लाइन में लगना पड़ता है, प्रोपोर्शनेटली पैसा आपको मिलेगा।
तो ऐसा न हो, मुझे लाइन में न लगना पड़े, उनसे पहले मुझे मिल जाए, तो उसका रास्ता है कि आपको डिबेंचर दे दिए जाएंगे, फिर आप डिबेंचर होल्डर बन जाओगे। जैसे अगर मेरे पास 10 लाख के डिबेंचर दे दिए उन्होंने, तो मैं वो 10 लाख के लिए क्या कहूंगा कि मैं डिबेंचर होल्डर बन गया। अब मैं जैसे ही डिबेंचर होल्डर बन गया, वो सारे जो लाइन में लगे हुए थे उनसे पहले मेरा नंबर लगेगा, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं उनसे भी पहले मुझे पैसा मिलेगा, क्रेडिटर्स हैं उनसे पहले पैसा मुझे मिलेगा। तो ये जो भी अनसिक्योर्ड वाले लोग थे, इनसे आप आगे आ जाओगे और उनसे पहले आपको पैसा मिलेगा। तो बस प्रायोरिटी बदलने के लिए किया जाता है, और कोई भी फायदा नहीं है, और कोई भी फायदा नहीं। तो आप बात को समझो, क्लियर है? तो ये वो कंसेप्ट है, ये वो कंसेप्ट है, ठीक है? तो आपका पहला था, आप सीधे फोर्थ लाइन में आ गए, फिर फोर्थ से बस आप थर्ड पे आ जाओ। इसी के लिए कोलेटरल सिक्योरिटी दी जाती है और आपकी प्रायोरिटी एक स्टेप ऊपर आ जाती है, ठीक है? तो बस इतना ही कंसेप्ट है, इससे आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो ये है कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी मीन्स सेकेंडरी और सपोर्टिंग सिक्योरिटी फॉर अ लोन which can be realized by the lender in the event of original loan not being repaid on the due date। अगर आप रीपे नहीं कर पाए और जो मेरे पास प्राइमरी सिक्योरिटी वो बेच के भी मेरे पैसे वसूल नहीं हो पाए, इन दैट केस मैं सेकेंडरी ये जो कोलेटरल सिक्योरिटी है वो मैं यूज करूंगा। क्लियर है? ध्यान दो, sometimes company issue their own debentures as collateral security for a loan or a fluctuating overdraft। when the loan is repaid on due date these debentures are released। अगर मैंने डिफॉल्ट किया ही नहीं, समझो बात को, हम एक एक्सट्रीम सिचुएशन को कवर कर रहे हैं, होगी नहीं होगी हमको भी नहीं पता। अगर मैंने डिफॉल्ट ही नहीं किया, पूरा पैसा लौटा दिया, फिर तो आपको प्राइमरी सिक्योरिटी भी वापस करनी पड़ेगी, सेकेंडरी सिक्योरिटी भी वापस करनी पड़ेगी, तो आपके यूज में आएगी नहीं। फिर अगर मैंने डिफॉल्ट किया पर अगर बिल्डिंग की वैल्यू कम ही नहीं हुई, उतनी ही है या और बढ़ गई, तो भी कोलेटरल सिक्योरिटी आपके कोई काम में नहीं आएगी, आपको वापस करनी पड़ेगी। तो एक ही एक्सट्रीम सिचुएशन है कि अगर मैंने डिफॉल्ट किया, नंबर 1 डिफॉल्ट होना चाहिए, फिर आपने प्राइमरी सिक्योरिटी बेचना चाहिए, फिर प्राइमरी सिक्योरिटी कम पड़नी चाहिए, तब जाके वो एक ही सिचुएशन आएगी जब आप कोलेटरल सिक्योरिटी को यूज कर पाओगे। क्लियर है? तो वो दिया है कि अगर लोन रीपे हो गया तो भैया डिफॉल्ट हुआ ही नहीं, सिक्योरिटी आपको यूज करने में नहीं आएगी, वो वापस करो। वंस रिलीज विद द मेन सिक्योरिटी के साथ कोलेटरल सिक्योरिटी भी सामने वाला आपको वापस कर देगा, ठीक है? इन केस कंपनी कैन नॉट रीपे, ठीक है? अगर आप डिफॉल्ट करते हो, कैन नॉट रीपे एंड द इंटरेस्ट ड्यू देयर ऑन, द लेंडर बिकम्स द डिबेंचर होल्डर। तो बस कैपेसिटी बदल जाती है, जो पैसा आपका प्राइमरी सिक्योरिटी से कवर नहीं हो पाया उसके लिए आपकी कैपेसिटी थी अनसिक्योर्ड, फिर आप कोलेटरल सिक्योरिटी ले लेते हो, फिर आप डिबेंचर होल्डर बन जाते हो, और फिर डिबेंचर होल्डर बोले तो आप फ्लोटिंग चार्ज होल्डर बन जाते हो और आपकी प्रायोरिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, पहले आपका नंबर लग जाता है। Who can exercise all the rights of a debenture holder? ठीक है? The holder of such debenture is entitled to interest only on the loan, amount of loan। ध्यान दो, ये भी क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में कि अगर मेरा 1 करोड़ का लोन था, ठीक है? 1 करोड़ का लोन था, उसमें मैंने प्राइमरी सिक्योरिटी ले ली और फिर मैंने उसमें सेकेंडरी सिक्योरिटी ले ली। अब सेकेंडरी सिक्योरिटी इज इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स और उसका सपोज फेस वैल्यू है 10 लाख। क्लियर है? अब इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन होगा, डिफॉल्ट हो ना हो जो भी हो, मुझे इंटरेस्ट काय पे मिलेगा? मतलब मैं 1 करोड़ रुपए मैं आपको दे रहा हूं, या मैं डिबेंचर होल्डर हूं, मैंने आपको 1 करोड़ रुपया डिबेंचर के लिए दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट काय पे अक्रू होगा, इंटरेस्ट काय पे होगा? 1 करोड़ पे होगा या 10 लाख पे होगा? अब यहां 10 लाख का कोई काम ही नहीं है। 10 लाख आपने दिए थे क्या? नहीं, ये तो ऐसे ही मैं फ्री में आपको सिर्फ आपकी प्रायोरिटी बढ़ाने के लिए दे रहा हूं। ये 10 लाख का कोई एक्चुअल काम नहीं है, 10 लाख एक्चुअली कभी आया ही नहीं था ना आएगा, ये सिर्फ प्रायोरिटी आपका जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए दिया गया है। तो एक्चुअल लोन तो 1 करोड़ का ही है, ब्याज और इंटरेस्ट जो भी कैलकुलेट होगा वो 1 करोड़ पे ही होगा। तो 1 करोड़ क्या है? अमाउंट ऑफ लोन। तो इंटरेस्ट का ये कोलेटरल सिक्योरिटी से कोई लेना देना नहीं है। इंटरेस्ट जो आप लोन पे दोगे वो लोन पे ही दोगे। कोलेटरल भले आपने 10 लाख का डिबेंचर दिया होगा, उस पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, उसका इंटरेस्ट का कोई कैलकुलेशन होगा ही नहीं, उस पे इंटरेस्ट पेबल है ही नहीं, वो सिर्फ रखने के लिए है। जैसे किताबें आप सिर्फ रख देते हो, बड़े बड़े ऑथर्स की किताबें लेके रख देते हो, मॉड्यूल्स इंस्टीट्यूट के रख देते हो, वैसे ही इसको आपको सिर्फ रखने के लिए दिया है, और जो इवेंचुअल सिचुएशन आएगी उसमें बस आपको यूज करना है, इस पे कोई इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर कोलेटरल सिक्योरिटी दी है
तो इंटरेस्ट काय पे मिलेगा? इंटरेस्ट तो लोन पे ही चलेगा, जो ओरिजिनल लोन है उसी पे इंटरेस्ट चलते रहेगा, कोलेट्रल पे इंटरेस्ट का कोई कैलकुलेशन नहीं होता। क्लियर है? द होल्डर ऑफ सच डिबेंचर्स एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ लोन। ठीक है, तो यहां आंसर क्या आएगा? 1 करोड़। 1 करोड़, ठीक है। 1 करोड़ 10 लाख पे नहीं मिलेगा। 1 करोड़ 10 लाख पे नहीं मिलेगा। वो 10 लाख ऐड नहीं हो जाएगा, उस पे और इंटरेस्ट चाहिए, ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ एक कोलेटरल सिक्योरिटी है, उसका पैसा ऐसा आपने नहीं दिया है। पैसा 1 ही करोड़ दिया है, ब्याज 1 ही करोड़ पे चलते जाएगा। 1 करोड़ 10 लाख पे ब्याज नहीं मिलेगा। क्लियर है? यही वो पॉइंट कहना चाहता है। बट नॉट ऑन द डिबेंचर्स। क्लियर है? नॉट ऑन द डिबेंचर्स। नो इंटरेस्ट इज पेबल ऑन डिबेंचर इशूड एज अ कोलेटरल। क्लियर है? थम्स अप दे दो फटाफट। थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप। मैं आगे ही नहीं बढ़ूंगा जब तक थम्स अप नहीं दोगे। कमेंट करो, लाइक करो। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये क्वेश्चन आता है और जब आएगा मेरी याद आएगी आपको। ये काफी बार होता है, बच्चे मुझे कहते हैं सर मुझे एग्जाम में आपकी याद आती है, आपकी बातें याद आती हैं, आपके पंचवर्ड्स सब याद आते हैं। तो अगर ये आया तो मेरी याद जरूर आएगी आपको। अब आगे बढ़ते हैं, मजाक मस्ती बंद। 2 मेथड्स हैं इसके, ठीक है? 2 मेथड्स हैं। पहली वाली सबसे इजी है, इसीलिए वो यूज नहीं होती। ठीक है? अब एक्चुअली जब मैं कोलेटरल दे रहा हूं, मैंने आपको बता दिया न मुझे 10 लाख मिले हैं न मुझे 10 लाख देने हैं। ये सिर्फ आपकी प्रायोरिटी बदलने के लिए है, जो मैंने आपको यहां पे बताया। चौथे नंबर से तीसरे नंबर पे आप आ जाओ, बस कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, ताकि लिक्विडेशन में नंबर आपका जल्दी लगे। बस यही पर्पस होता है। ठीक है? ना उस पर इंटरेस्ट मिलता है, ना वो 10 लाख आपको कभी वापस करने डिबेंचर के। क्लियर है? रीपेबल तो अभी भी अमाउंट ऑफ लोन ही होता है। अमाउंट ऑफ जो ओरिजिनल लोन था वही वापस करना है, उसी पे आपको इंटरेस्ट देना है। डिबेंचर का कोई और लेना देना है ही नहीं। तो जब और कोई लेना देना है ही नहीं तो रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो? पहला ट्रीटमेंट एकदम सिंपल बोलता है, ये 10 लाख का कोई मायना ही नहीं है अगर, तो रिकॉर्ड ही मत करो, क्योंकि 10 लाख तो आया ही नहीं है, ना 10 लाख वापस देना है, ना उस पर इंटरेस्ट मिलता है, तो रिकॉर्ड ही मत करो। तो पहला मेथड एकदम सिंपल है कि कोई एंट्री पास मत करो, सिर्फ डिस्क्लोज कर दो कि कौन से बैंक को, कौन से इंसान को आपने कोलेटरल सिक्योरिटी के तहत में डिबेंचर दिए, सिर्फ डिस्क्लोजर दो। क्लियर है? तो मेथड 1 है नो एंट्रीज पास एट द टाइम ऑफ इशू इन द बैलेंस शीट द फैक्ट ऑफ डिबेंचर्स बीइंग इशूड एंड आउटस्टैंडिंग इज गिवन बाय वे ऑफ अ नोट। तो पहला जो मेथड है वो कहता है सिर्फ डिस्क्लोज करो, डिस्क्लोजर दो, एंट्री वेंट्री पास मत करो। ठीक है? और सेकंड मेथड है नहीं यार वो रिकॉर्ड करो, क्योंकि हमारा ध्यान कैसे जाएगा, लोगों को पता कैसे चलेगा? अगर किसने डिस्क्लोजर नहीं पढ़ा तो उसको बैलेंस शीट से ही दिखना चाहिए कि हमने डिबेंचर एज अ कोलेटरल दिया हुआ है। तो ये वो मेथड है, ठीक है, जिनको एंट्री पास करनी चाहिए। ठीक है? एट द टाइम ऑफ इशू फिर आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी। डिबेंचर दे रहे हो तो डिबेंचर क्रेडिट होगा। अब प्रॉब्लम ये है, मिल तो कुछ नहीं रहा। नॉर्मली जब आप डिबेंचर देते हो तो आपको पैसा मिलता है, बैंक अकाउंट आप डेबिट करते हो, पर यहां तो कुछ मिल ही नहीं रहा। तो डबल एंट्री कंप्लीट करने के लिए, डबल एंट्री कंप्लीट करने के लिए आप एक डमी अकाउंट बनाते हो जिसका नाम है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। ये डमी अकाउंट है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। आप एक डमी अकाउंट क्रिएट करते हो जब तक आपने वो कोलेटरल दिया हुआ है। जैसे ही कोलेटरल वापस मिल जाता है आप इस एंट्री को रिवर्स कर दो। जब भी पैसे मतलब डिबेंचर वापस आ जाएंगे, जैसे आप लोन रीपे कर दोगे या प्राइमरी सिक्योरिटी से अगर पूरा पैसा वसूल हो गया, कोलेटरल यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो आपको डिबेंचर जैसे ये वापस आ जाएंगे आपको ये एंट्री को रिवर्स करना है। क्लियर है? तो डिबेंचर सस्पेंस डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। ठीक है? तो डिबेंचर सस्पेंस विल अपीयर ऑन द एसेट साइड। डेबिट कर रहे हो तो एसेट साइड में ही आएंगे ऑब्वियसली, एंड डिबेंचर्स ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट जैसे नॉर्मली दिखते हैं। एंड व्हेन द लोन इज रीपेड एंट्री इज रिवर्स्ड इन ऑर्डर टू कैंसिल इट। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपको आता है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है? ओल्ड में भी आता है, न्यू में भी आता है, ध्यान देना है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। आ रहा है यहां तक? समझ में आ गया क्या? समझ में आया क्या? बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट है कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है? यहां प्रमोटर्स वाला वो पार्ट नहीं आता, यहां गुडविल वाला वो अकाउंट नहीं आता, वो सिर्फ शेयर्स में आता है। यहां नॉर्मली एसेट के लिए आ सकता है या अमालगमेशन में आ सकता है। ठीक है? अमालगमेशन आप पढ़ते हो कि एक कंपनी दूसरे कंपनी को एक्वायर करती है और कुछ कंसिडरेशन डिबेंचर्स में देती है, या सामने वाली कंपनी के डिबेंचर कैंसिल करके आप अपने डिबेंचर्स देते हो। ठीक है? ओल्ड सिलेबस वालों को तो पता ही होगा, अमालगमेशन आपके सिलेबस में है। न्यू वालों को थोड़ी दिक्कत होगी कि आपके सिलेबस में नहीं है अकाउंट्स में। ठीक है? तो ध्यान दो। तो अगर आप फिक्स्ड एसेट के लिए
फिक्स्ड एसेट आपने खरीदा है और फिक्स्ड एसेट का पेमेंट के लिए आप डिबेंचर इशू कर रहे हो, ठीक है, तो ये उसकी एंट्री है। एसेट आएगा तो फिक्स्ड एसेट डेबिट और आप डिबेंचर दे दो। अब वैल्यूएशन पे डिपेंड करता है कि डिबेंचर कितने आप दे रहे हो, तो एट फेस वैल्यू भी हो सकता है लेकिन एट प्रीमियम भी हो सकता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देता हूं कि अगर आपने 10 लाख का एसेट लिया, 10 लाख का आपने एसेट लिया, ठीक है, 10 लाख का आपने एसेट लिया और आपने मुझे सिर्फ 5000 ही डिबेंचर दिए, ठीक है, 10 लाख पे करने के लिए आपने मुझे सिर्फ 5000 डिबेंचर इशू किए, तो ये एक डिबेंचर कितने का आपने वैल्यू किया, ऐसा भी डेटा दिया रहता है। तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 5000 मतलब एक डिबेंचर आपने 200 रुपए में दिया है। आपने कितना वैल्यूएशन किया डिबेंचर का, 200 रुपीज, फेस वैल्यू तो 100 ही थी, तो ये 100 रुपए क्या है, ये प्रीमियम होगा, तो आपको प्रीमियम बुक करना पड़ेगा, क्लियर है। तो तब यहां पे आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो ध्यान देना, डिस्काउंट पे भी हो सकता है। अगर आपने मुझे 12,000 डिबेंचर दिए, ठीक है, ये पहला सिचुएशन हो गया प्रीमियम का। अगर आपने मुझे 12,000 डिबेंचर दिए फॉर पेमेंट ऑफ 10 लाख रुपीज, तो एक डिबेंचर में आपने कितना वैल्यूएशन लिया, 10 लैक्स डिवाइडेड बाय 12,000, तो मतलब आपने एक डिबेंचर 83 रुपीज का लिया, मतलब 17 रुपए क्या है, डिस्काउंट है। तो फिर क्या होगा, फिक्स्ड एसेट डेबिट 10 लाख रुपीज। अब यहां लॉस आएगा या डिस्काउंट, जो भी नाम दो, डिस्काउंट डेबिट 2 लाख रुपीज और 2 डिबेंचर्स आप दोगे 12 लाख के, डिबेंचर आप दोगे 12 लाख के, 12,000 डिबेंचर्स इंटू 100 फेस वैल्यू पे जाते हैं, तो ऐसी वो एंट्री आएगी, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, डिबेंचर ज्यादा दिए हैं तो मतलब डिस्काउंट पे दिए होंगे, एक्स्ट्रा जो भी दिया है वो मतलब डिस्काउंट है, और अगर कम दिए हैं फेस वैल्यू के हिसाब से कम दिए हैं मतलब वो प्रीमियम पे दिए होंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको जज करना है कि वो डिस्काउंट पे मतलब वैल्यू किए गए होंगे या प्रीमियम पे किए होंगे, उसके हिसाब से आपको एंट्री पास करनी है, क्लियर है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, इस पे क्वेश्चन आते हैं, मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चंस में, एमसीक्यूज में आपको मैं बताऊंगा कि क्या एडजस्टमेंट करना है। अब आते हैं नॉर्मल इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ठीक है, नॉर्मल प्लेन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, अक्रूवल की जो आप एंट्री पास करते हो, पहले इंटरेस्ट अक्रू होगा फिर वो पे होगा। अब बस एक कॉम्प्लेक्सिटी दी है कि यार डिबेंचर के इंटरेस्ट पे टीडीएस कटता है, इनकम टैक्स एक्ट में आप पढ़ते ही हो, टीडीएस रहता है 10%, अलग अलग सेक्शन नंबर होते हैं, ठीक है, वो सब मैं नहीं बताऊंगा। तो ध्यान दो, इंटरेस्ट काय पे कैलकुलेट होता है, सबसे पहले फेस वैल्यू पे, इशू प्राइस पे वो नहीं कैलकुलेट होता है, सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू पे ही कैलकुलेट होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, डिविडेंड किस पे कैलकुलेट होता है, पेड अप शेयर कैपिटल पे, बेस पता होना चाहिए ना, परसेंटेज जो दिया रहता है उसका बेस पता होना चाहिए। सिमिलरली जो डिबेंचर के नाम के आगे रेट लिखा होता है वो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो रेट काय पे अप्लाई करना है, फेस वैल्यू पे, फेस वैल्यू पे वो अप्लाई करके आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, क्लियर है। तो दिया है कि रेट कहां से पता चलेगा, इट इज मेंशन बिफोर द नेम ऑफ डिबेंचर, नाम के आगे ही रेट लिखा रहता है, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो ध्यान दो, पहले इंटरेस्ट अक्रू होगा, नॉर्मल इंटरेस्ट अक्रू होगा, भाई अगर 10% मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10 लाख का मेरा फेस वैल्यू है और एक साल का आपको पूरा इंटरेस्ट निकालना है, तो क्या करोगे, 10 लाख इंटू 10%, सीधे सीधे 1 लाख रुपीज का इंटरेस्ट आ जाएगा साल भर का। परसेंटेज क्या होता है, पर एनम, एक साल का होता है वो, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आएगा वो एक ही साल का आएगा अपने आप, ठीक है। तो आप इंटरेस्ट खर्चा मानोगे, नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और बेनिफिट किसने दिया है, डिबेंचर होल्डर, इन दिस केस क्रेडिट द गिवर, बेनिफिट दिया ना, उसके पैसे आप यूज कर रहे हो, तो इंटरेस्ट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर क्रेडिट, डिबेंचर होल्डर पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट है, इंटरेस्ट डेबिट होगा, और डिबेंचर होल्डर गिवर है, पर्सन है, गिवर है, तो क्रेडिट होगा, तो ये अक्रू हो गया। अब जब आप पे करने जाओगे तो आप पूरा पे नहीं करोगे, उसमें से आप टीडीएस काटोगे, टीडीएस सरकार को जमा करोगे। जैसे 10% अगर टीडीएस का रेट है तो 1 लाख का 10% 10,000 में डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दूंगा, और 90,000 ही एक्चुअल में मैं डिबेंचर होल्डर को पे करूंगा। तो मुझे स्प्लिट करना है, मेरी जो लाइबिलिटी है इसको मुझे स्प्लिट करना है, ध्यान दो, तो वो दिया है। अब आप अक्रूव करते वक्त भी स्प्लिट कर सकते हो, पे करते वक्त भी स्प्लिट कर सकते हो, आपको बस इफेक्ट सही जाना चाहिए, एंट्री आपको जैसे पास करनी वैसे आप कर सकते हो, क्लियर है। तो पहले मैंने 1 लाख की अक्रूवल की एंट्री पास की। अब जब मैं
1 लाख पे करूंगा तो क्या करना पड़ेगा, डिबेंचर होल्डर डेबिट करूंगा पूरा 1 लाख, उसमें से 90,000 तो दे दूंगा एक्चुअल में, लेकिन 10,000 उसको थोड़ी दूंगा। 10,000 की एक और लाइबिलिटी क्रिएट करूंगा, टैक्स पेबल यानी टीडीएस पेबल 10,000 की, और फिर वो ड्यू डेट्स के हिसाब से अलग से मैं टीडीएस पे करूंगा। तो टीडीएस पेबल डेबिट टू बैंक, टीडीएस पेबल भी गवर्नमेंट का अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, पैसा दूंगा डेबिट द रिसीवर, और बैंक पे कर रहा है मेरे बिहाफ पे तो क्रेडिट द गिवर। अब मुझे बताओ मेरा खर्चा कितना हुआ, 1 लाख ही है, खर्चा कम नहीं हो जाता इससे, खर्चा तो 1 ही लाख का है, खर्चा पूरा 1 लाख का है, पे भी 1 ही लाख हो गया, बस पूरा पैसा सामने वाले के हाथ में नहीं देना है एज पर द टीडीएस प्रोविजंस, उसका टीडीएस सरकार को देना है। तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरा खर्चा अभी भी 1 लाख है, मैंने पे भी 1 ही लाख किया है। बात को समझो, इससे आपका खर्चा कम नहीं हो रहा, ना आपका खर्चा बढ़ रहा है, सेम ही है खर्चा, पे भी उतना ही हो रहा है, बस दो अलग अलग लोग को बांट के आपको देना है। क्लियर है? और फिर साल के आखिरी में ये जो आपने इंटरेस्ट डेबिट किया है, यहां पे सारे नॉमिनल अकाउंट्स को आप पीएनएल में ट्रांसफर करते हो, तो वो साल के आखिरी में इंटरेस्ट को पीएनएल में ट्रांसफर कर दो, पूरा 1 लाख, पूरा का पूरा 1 लाख ट्रांसफर होगा मेरा जो खर्चा है। क्लियर है? तो इसमें कुछ समझाने के लिए है नहीं, मैं क्या बताऊं, कुछ डाउट होगा तो आप पूछ लेना, बट सब बेसिक है, आई होप आपको पता होगा बेसिक्स। चलिए सर, अब लास्ट टॉपिक पे आ गए अपन, लास्ट टॉपिक पे आ गए, ध्यान दो, ये भी बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान दो। इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू, और एक है इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू। अब ये क्या कंसेप्ट है, ध्यान दो, ये क्या कंसेप्ट है और ये क्यों है। डिबेंचर का जो इंटरेस्ट होता है सर, वो हाफ ईयरली पे होता है, नॉर्मली हाफ ईयरली पे होता है, पे हाफ ईयरली होता है, पर अक्रू कैसे होता है सर, कोई बता सकता है क्या मेरे को, अक्रूवल कैसे होता है इंटरेस्ट का। अक्रू वो डेली होता है, हर रोज आप किसी और के पैसे यूज कर रहे हो, हर रोज आप उसका बेनिफिट ले रहे हो, हर रोज वो अक्रू हो रहा है, बस आप ड्यू कब करोगे, वो पेबल कब है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हाफ ईयरली पेबल है तो आप अक्रूवल की एंट्री भी हाफ ईयरली पास करोगे, एनुअली पेबल है तो आप एनुअली अक्रू करोगे, पर एक्चुअली कंसेप्चुअली देखा जाए तो रोज इंटरेस्ट अक्रू होता है, और जब तक आप रीपे ना करो तब तक वो चलते रहता है। क्लियर है? तो ध्यान दो, अब इसमें नॉर्मली क्या होता है, इंटरेस्ट के ड्यू डेट्स क्या क्या हो सकते हैं हाफ ईयरली हैं अगर, तो एक होता है सर 1 अप्रैल, और सॉरी 1 अप्रैल नहीं होता है, 30 सितंबर और 31 मार्च, ऐसे 2 डेट्स हो सकते हैं, या फिर 30 जून एंड 31 दिसंबर। ठीक है, ऐसे हाफ ईयरली में ऐसे 2 कॉम्बिनेशन चलते हैं। क्लियर है? अब अगर 30 सितंबर और 31 मार्च है तो देखो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, कि 31 मार्च को ही आप ईयर एंड करते हो, अक्रूवल भी वहीं खत्म हो रहा है, तो जब डेट कोइंसाइड हो जाती है आपकी अकाउंटिंग से और अक्रूवल की डेट अगर कोइंसाइड हो रही है, तो ड्यू और नॉट ड्यू में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि डेट कोइंसाइड हो रही है। प्रॉब्लम कब जाएगा यहां पे, कि डेट आ रही है 31 दिसंबर और अगली डेट आएगी 30 जून, अब उसके बीच में आ रहा है 31 मार्च, तब आती है प्रॉब्लम। आ रहा है ख्याल में? तो ये सारे जो सिचुएशंस हम जो पढ़ रहे हैं वो नॉर्मली कब आते हैं, जब आपका जो इंटरेस्ट का ड्यू डेट है वो कब है, 30 जून और 31 दिसंबर, इस टाइप का अगर आपका डेट है तब जाके ये एलिमेंट्स बुक्स में आते हैं। क्लियर है? तो ध्यान दो, ध्यान दो, ये है 1 अप्रैल 21 और ये है 31 मार्च 22। क्लियर है? अब पहला ड्यू डेट क्या आएगा सर, यहां पे 30 जून, जून दिसंबर में फॉलो कर रहा हूं, जून दिसंबर में फॉलो कर रहा हूं। ठीक है, पहला ड्यू डेट आएगा 30 जून, अगला आएगा 31 दिसंबर 21। क्लियर है? ऐसे 2 ड्यू डेट्स आएंगे। ठीक है, अब ऐसा ही पिछले साल भी हुआ होगा। ठीक है, पिछले साल मुझे बताओ क्या लास्ट डेट होगी जो पे हुआ होगा, 31 दिसंबर 2020। क्लियर है? लास्ट पेमेंट हुआ है 31 दिसंबर 2020 और ये साल अब पे होगा 30 जून। आए ख्याल में? तो अब मुझे हर साल क्या करना पड़ेगा, 31 मार्च पे
पिछले साल में 31 मार्च जो आया होगा वहां पे मुझे अक्रूवल फॉलो करना है, मेरी अकाउंटिंग तो अक्रूवल ही रहेगी ना भाई। तो ये जो 3 महीने हुए हैं, ये 3 महीने को क्या कहेंगे, अक्रूड बट नॉट ड्यू, अक्रूड बट नॉट ड्यू। ठीक है, अक्रू हो गया है, ये 3 महीने का इंटरेस्ट अक्रू हो गया है, 3 महीने आपने पैसे यूज कर लिए, अक्रू तो हो गया, पर पे नहीं हुआ, ड्यू नहीं हुआ। ड्यू कब होगा, सीधे 30 जून को, 31 मार्च को ड्यू नहीं हुआ है। तो ये जो 3 महीने का खर्चा आप बुक करोगे बुक्स में बिकॉज ऑफ अक्रूवल कंसेप्ट, इसको आप नाम क्या दोगे, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, बट नॉट ड्यू। क्लियर है। और फिर 30 जून को जब आप एंट्री पास करोगे तब वो इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू। क्लियर है। तो ये 3 महीने को कहेंगे नॉट ड्यू, और ये जो 3 महीने होंगे इनको कहेंगे इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू। क्लियर है, ऐसा होता है, ध्यान दो। और नॉर्मल इंटरेस्ट जो होता है, जैसे नॉर्मल इंटरेस्ट है ये वाला, ध्यान दो एक और सिचुएशन कि ये अगर ये वाला देखूं मैं 1 जुलाई से 31 दिसंबर, 6 महीने पूरे उसी साल में आ रहे, बीच में कोई ईयर एंड आ ही नहीं रहा, तो ये भी तो नॉर्मल इंटरेस्ट होता है ना। तो जब भी आप नॉर्मल इंटरेस्ट की एंट्री पास करते हो वो क्या होता है, अक्रूड एंड ड्यू। नॉर्मल इंटरेस्ट क्या होता है, अक्रूड एंड ड्यू, अक्रू भी हो रहा है और ड्यू भी हो रहा है। नॉर्मली अक्रूड एंड ड्यू ही होता है, सिर्फ 3 महीने का जब आप इंटरेस्ट का अलग से हिसाब किताब करते हो ईयर एंड में, जब आपके ड्यू डेट 31 दिसंबर होती है, तो वो 3 महीने को बुक्स में अलग से नाम दिया जाता है अक्रूड बट नॉट ड्यू। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, मैंने आपको बैकग्राउंड पूरा बता दिया, अब आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स यूजुअली इज पेड एवरी 6 मंथ्स, हाफ ईयरली होता है। इंटरेस्ट रियली बिकम्स ड्यू व्हेन द 6 मंथ्स आर ओवर एंड नॉट अर्लियर। इन अदर वर्ड्स, नो वन कैन डिमांड दैट कंपनी पे इंटरेस्ट बिफोर द ड्यू डेट। ड्यू डेट के पहले आप डिमांड नहीं कर सकते, वो ड्यू तभी होता है हाफ ईयरली। अब देखो पूरी सिचुएशन बना के आपको दे दी है कि अगर मेरा 13.5% डिबेंचर्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 13.5, वैल्यू है फेस वैल्यू 10 लाख रुपीज एंड इज पेबल ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च। हम क्या पढ़ रहे हैं, अक्रूड एंड ड्यू। अक्रूड एंड ड्यू बोले तो ये वाली डेट्स आएंगे, 30 सितंबर, 30 सितंबर एंड 31 मार्च। ठीक है, ये इसमें क्या आता है, अक्रूड एंड ड्यू, और यहां आता है अक्रूड बट नॉट ड्यू। क्लियर है, इसीलिए हम ये वाला पढ़ रहे हैं, अक्रूड एंड ड्यू। तो डेट्स क्या होंगी, 30 सितंबर और 31 मार्च। 31 मार्च कोइंसाइड हो रही है, तो अक्रू भी हो रहा है, ड्यू भी हो रहा है, क्योंकि पूरा जो टेनोर है, पूरा जो टेनोर इंटरेस्ट का, वो अपने इसी साल में आ रहा है, और ड्यू डेट भी कोइंसाइड हो रही है, इसलिए आप कहोगे अक्रूड एंड ड्यू। क्लियर है। तो वो दिया है 30 सितंबर एंड 31 मार्च। द कंपनी विल पे 67,500। कैसे निकालो कैलसी, 10 लाख पे 13.5%, ये आएगा 1,35,000। ये तो 1 साल का हुआ, ये तो 1 साल का हुआ ना। आपको 6 मंथ्स का निकालना है, तो सीधे डिवाइडेड बाय 2 भी कर सकते हो, या डिवाइडेड बाय 12 इंटू 6, जैसा भी आप करना चाहो। तो डिवाइडेड बाय 12 इंटू 6, तो ये आएगा 67,500। क्लियर है, क्लियर है क्या, ये वर्किंग मैंने आपको बता दी। इन एवरी 6 मंथ्स, सपोज द कंपनी क्लोजेस बुक्स ऑन 31 मार्च, इंटरेस्ट ऑन दैट ड्यू डेट विल बी अनपेड। ठीक है, तो लाइबिलिटी रिकॉर्ड होगी, बोलो 6 मंथ्स की एंट्री क्या पास होगी, डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट, इंटरेस्ट खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। और जब आप लाइबिलिटी बनाओगे तो नाम आएगा इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू, मतलब डिबेंचर होल्डर अकाउंट क्रेडिट, जो अपन ने ऊपर पढ़ा ना, ये जो पढ़ा, ये डिबेंचर होल्डर जो आपने लिखा, यही था इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू। अक्रूड एंड ड्यू मतलब कि आप लाइबिलिटी पूरी रिकॉग्नाइज कर रहे हो जो आपको अभी पे करनी है, जो अभी आपको पे करनी है। क्लियर है, तो यही वो अक्रूड एंड ड्यू था, तो यही उसको आप कह रहे हो डिबेंचर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग या डिबेंचर होल्डर अकाउंट। क्लियर है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो नॉर्मल है ना, अक्रू भी हो रहा है ड्यू भी हो रहा है, तो लाइबिलिटी में दिखेगा। अब ध्यान दो, अब ये वाला आइटम अलग है, अक्रूड बट नॉट ड्यू। अक्रूड बट नॉट ड्यू, अक्रू हो गया है पर अभी भी पेबल की ड्यू डेट नहीं आई है, वो अगले साल आने वाली है, पर अक्रूवल तो फॉलो करेंगे, इंटरेस्ट को खर्चा तो मानेंगे, बस वो पे अभी नहीं करना है, वो अभी नहीं करना है, 6 महीने का इंटरेस्ट बाद में पे करना है। क्लियर है।
अब ध्यान दो, ऑन द क्लोजिंग डेट इंटरेस्ट फॉर द फुल पीरियड मस्ट बी ब्रॉट इनटू बुक्स। अक्रूवल कंसेप्ट ही आपको समझाया जा रहा है, बट इट इज पॉसिबल दैट ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट हैज नॉट येट कम। ठीक है, अक्रू हो रहा है 31 मार्च तक, पर ड्यू डेट 31 मार्च नहीं है, वो अगले साल आने वाली है। तो वो दिया है, देखो, सपोज इन द एग्जाम्पल कंपनी क्लोजेज बुक्स ऑन 31 दिसंबर। अब डेट्स उन्होंने सेम रखे, ईयर क्लोजिंग पहले कर दिए, तो जो भी है मिसमैच है, ईयर एंड कभी और हो रहा है और पेमेंट की डेट कभी और आ रही है, तो ये आपको सिचुएशन मिलेगी इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू में। क्लियर है? तो ये दिया है कि सपोज ईयर एंड हम 31 दिसंबर पे कर दें, तो हमने 31 सितंबर तक ही पे किया होगा, फिर अगला सीधे कब आएगा? 31 मार्च, वो तो फिर अगले साल में आएगा, क्योंकि हमारा ईयर एंड कब हो रहा है? 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर को मैं क्या करूं? मैंने पिछला ब्याज जो दिया था, इंटरेस्ट जो अक्रू किया था, वो तो 30 सितंबर तक था। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने हो गए, उसका भी तो इंटरेस्ट अक्रू करके खर्चा मानना पड़ेगा ना। तो उस इंटरेस्ट को आप नाम क्या दोगे? अक्रूड बट नॉट ड्यू। क्लियर है? तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा, 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर, और उसकी एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट डेबिट, खर्चा है इंटरेस्ट डेबिट, पर ये तो पेएबल है ही नहीं। 31 दिसंबर को जब ईयर एंड हो रहा है, इस केस में पे तो करना ही नहीं है, तो डिबेंचर होल्डर या एक्चुअल लाइबिलिटी तो आएगी नहीं, इसीलिए एक टेम्पररी अकाउंट बनेगा। इसीलिए एक टेम्पररी अकाउंट बनेगा जिसका नाम होगा अक्रूड बट नॉट ड्यू, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू। ठीक है? और ये कहां दिखेगा? अदर, सॉरी ये कुछ मैंने गड़बड़ की है, इसमें गड़बड़ है, एक साथ में लिख के देता हूं, चलो, कि अक्रूड एंड ड्यू जो है वो आता है करंट लाइबिलिटी में। अक्रूड एंड ड्यू आता है करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी में लास्ट आइटम होता है अदर करंट लाइबिलिटी, उसमें आएगा। और अगर अक्रूड एंड नॉट ड्यू है, अक्रूड एंड नॉट ड्यू, तो वो डिबेंचर के साथ दिखता है, डिबेंचर में ऐड हो जाता है। ये लिख लो, हल्का सा मेरा शायद गलती है, मैं उसको करेक्ट करके फाइल अपडेट कर दूंगा, बट आप अभी ये लिखो, ठीक है, कि अगर इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू है तो एक्चुअल लाइबिलिटी है, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू है तो एक्चुअल लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी में दिखेगा। फॉर्मेट में जब आप देखोगे शेड्यूल 3 में, तो इंटरेस्ट के लिए कोई अलग से नाम तो है नहीं, क्रेडिटर्स हैं, ये सब ट्रेड पेबल नाम है, पर इंटरेस्ट के लिए अलग से कोई हेड ही नहीं है ना, तो अदर करंट लाइबिलिटी में दिखेगा, क्योंकि वो ड्यू हो चुका है, इट्स एन एक्चुअल लाइबिलिटी। पर नॉट ड्यू वाला क्या है? एक्चुअल लाइबिलिटी में वो कन्वर्ट ही नहीं हुआ है, इसीलिए वो डिबेंचर के साथ ऐड करके उसका अमाउंट दिखाया जाता है, क्योंकि अभी ड्यू नहीं हुआ। क्लियर है? ऐसा है, तो ये आप लिख लो, ये आप लिख लो, ये उसका प्रेजेंटेशन है, ये आप उसका प्रेजेंटेशन लिख लो। ठीक है? एंट्री में सिर्फ क्या फर्क है? इंटरेस्ट तो डेबिट हो ही रहा है, इंटरेस्ट तो डेबिट होगा ही ना, क्रेडिट किसको कर रहे हो, बस वो फर्क है। अक्रूड एंड ड्यू है तो आप नॉर्मल अकाउंट यूज करोगे, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट या इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट, जो भी नाम दो, वो लाइबिलिटी होगी, एक्चुअल लाइबिलिटी जो आप अदर करंट लाइबिलिटी में दिखाओगे। और अक्रूड बट नॉट ड्यू में आप एक अलग से ही अकाउंट ओपन करोगे, टेम्पररी अकाउंट, अक्रूड बट नॉट ड्यू। अब ये ड्यू हुआ ही नहीं है, तो ये करंट लाइबिलिटी में आप नहीं दिखा सकते, आप डिबेंचर के अमाउंट्स के साथ ऐड कर देते हो। क्लियर है? ऐसा है। तो ये था आपका सर पूरा इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये था आपका पूरा इशू ऑफ डिबेंचर्स। क्लियर है? ध्यान दो। तो अक्रूड बट नॉट ड्यू को मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, थोड़ा और एक्स्ट्रा बता देता हूं आपको, ताकि पूरा आपको समझ में आ जाए। देखो, तो 3 मंथ्स का जो इंटरेस्ट है उसकी एंट्री क्या हो रही है? इंटरेस्ट डेबिट टू इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू। ठीक है? ऐसी टेम्पररी एंट्री पास होगी। अब अगला साल जब आएगा, ठीक है, मेरे ही एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं, ये वाला 3 महीने की ये एंट्री आपने पास कर ली, फिर अगला साल आएगा, फिर ये 3 महीने कंप्लीट होंगे, आप 30 जून पे आओगे। अब 30 जून पे आप क्या एंट्री पास करोगे, ये सोचो, ये दिया नहीं है आपके बुक्स में, पर सोचो। अब जब मैं 30 जून पे आऊंगा, मैं तो अगले साल में आ गया, अगला साल कब स्टार्ट हुआ? 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से 30 जून, यानी 3 ही महीने का खर्चा इस साल में आना चाहिए, 3 ही महीने का खर्चा इस साल में आना चाहिए। तो इंटरेस्ट तो डेबिट होगा, लेकिन 3 मंथ से, इस साल में 3 मंथ ही आ रहे हैं, लेकिन सर पेमेंट तो 6 महीने की करनी है, पिछली ड्यू डेट तो 31 दिसंबर थी पिछले साल की, तो 3 महीने का ब्याज पिछले साल का, 3 महीने का ब्याज इस साल का, टोटल पेमेंट, टोटल जो ड्यू है वो तो 6 महीने का ही ब्याज होगा ना, पेएबल 6 महीने है, अब खर्चा 3 महीने का ही है, तो वो 3 महीने की गैप कहां से पूरी होगी? तो वो जो टेम्पररी अकाउंट आपने ओपन किया था उसको अभी आपको बंद करना है,
इसीलिए मैं आपको एंट्री बता रहा हूं। ये जो मैं आपने एंट्री पास कर ली, ये अकाउंट तड़पते रहेगा ना बेचारा, इसको बंद करना पड़ेगा। तो ये जब आप एक्चुअली अक्रूवल की एंट्री ड्यू डेट पे पास करोगे तब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो खर्चा आप 3 महीने का ही बुक करोगे, क्योंकि इस साल में 3 महीने का ही बेनिफिट मिला है। 3 महीने का बेनिफिट पिछले साल मिला था, तो वो लाइबिलिटी जो आपने अकाउंट बनाया था वो यहां डेबिट होगी। इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, ये 3 महीने का इफेक्ट यहां पे डेबिट होगा, अकाउंट बंद हो जाएगा। और फिर आएगा टू डिबेंचर होल्डर, यानी नॉर्मल इंटरेस्ट पेबल लाइबिलिटी आएगी, और ये पूरी 6 महीने की आएगी। आए ख्याल में? तो ये उस अकाउंट का आगे यूज आता है, इस अकाउंट का आगे यूज आता है। लिख लो आप, ये 3 मंथ्स की एंट्री होगी। 3 मंथ्स जो अमाउंट आएगा इसका 3 मंथ्स के कैलकुलेशन के हिसाब से। तो ये एंट्री पास होगी 31 मार्च को, ठीक है। 31 मार्च को आप इस तरह से खर्चा बुक कर लोगे और एक टेम्पररी अकाउंट बनाओगे, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू। और ये कहां जाएगा? डिबेंचर के अमाउंट में ऐड हो जाएगा, करंट लाइबिलिटी में नहीं आएगा, ये डिबेंचर के अमाउंट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। और फिर जब आपका एक्चुअल ड्यू डेट आएगी 30 जून अगले साल का आएगा, तब आप ये एंट्री पास करोगे। क्लियर है? और ये जो डिबेंचर पेबल है ये करंट लाइबिलिटी में आता है, अदर करंट लाइबिलिटी। क्लियर है? चलिए सर, तो ये मैंने आपको पूरा साइकिल बता दिया, पूरा साइकिल आपको मैंने बता दिया। क्लियर है? चलिए सर, तो थ्योरी मैंने आपको पूरी बता दी, थ्योरी आपको पूरी बता दी। अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा मैं एमसीक्यू आपको बता देता हूं। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। चलिए स्टार्ट करें। चलिए, पहला क्वेश्चन है, ए लिमिटेड इशूड 3015% डिबेंचर्स ऑफ 100 each at a discount of 7.5% payable at a premium of 5% at the end of 5 years। कौन सा कॉम्बिनेशन है? इशू एट डिस्काउंट एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम। क्लियर है? तो इशू पे कितना डिस्काउंट है दिया हुआ है? 7.5% ऑफ 100 रुपीज, तो कितना आएगा? 7.5 रुपीज। बेस 100 ही होता है ना परसेंटेज का, फेस वैल्यू भी 100 ही है, तो 7.5 रुपए। और प्रीमियम कितना आएगा? 5%, यानी कि 5 रुपीज। तो टोटल लॉस कितना आएगा? 12.5। टोटल लॉस कितना आएगा? 12.5। क्लियर है? पर शेयर। तो पूछा है कि भैया बताओ टोटल लॉस कितना है, लॉस ऑन इशू कितना है। क्लियर है? बोलो। तो लॉस ऑन इशू इज इक्वल टू 7.5 इशू का लॉस डिस्काउंट और 5 प्रीमियम का लॉस इनटू टोटल शेयर्स डिबेंचर्स कितने हैं? 3000। निकालो 12.5 इंटू 3000, तो आपका टोटल लॉस है 37,500। अब इसमें एक और आगे की स्टेप होती है कि बताओ एक साल में कितना राइट ऑफ करेंगे नॉर्मल फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के हिसाब से, क्योंकि टाइम भी दिया हुआ है 5 साल का है, तो वो भी निकाल लो कि लॉस पर ईयर कितना राइट ऑफ होगा। पर ईयर भी क्वेश्चन आता है, एक स्टेप और आगे कर लो पर ईयर। तो 37,500 डिवाइडेड बाय 5, तो एक साल में कितना राइट ऑफ करेंगे? 7,500। क्लियर है? तो ये इस टाइप के क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन आते हैं। आ रहा है कोई डाउट? कमेंट करके बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपका क्या आ रहा है आंसर? कमेंट करो। सारे एमसीक्यूज में सर आपको कमेंट करके बताना है आपका आंसर क्या आ रहा है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है पी इशूड 5,000 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। अब देखो यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट का कोई काम नहीं है। सर आप बोलोगे यार ये आपने 15% तो यूज ही नहीं किया। अरे उसका यहाँ कोई काम ही नहीं है, वो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। वो तो जैसे जैसे आप यूज करोगे इंटरेस्ट वो एक्सपेंस में लोगे ना, उसका इससे कोई लेना देना ही नहीं है। सिमिलरली इस क्वेश्चन में जो 12% है इसका कोई काम नहीं है। ठीक है? 5,000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। इशू प्रीमियम पे है, इशू इज एट प्रीमियम। तो इशू का प्रीमियम कहां जाता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम में अलग ही जाता है, उसका लॉस ऑन इशू से कोई लेना देना नहीं होता है। विच आर रेडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 20% आफ्टर 10 ईयर्स। ठीक है? रिडम्पशन प्रीमियम पे है, अब वो मेरा लॉस है 20%, 100 का 20% 20 रुपीज। इशू एट प्रीमियम है तो लॉस 0 हुआ, तो टोटल लॉस ऑन इशू कितना है? 20 रुपीज। इशू का प्रीमियम रिडम्पशन के प्रीमियम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। रिपीट कर रहा हूं, याद दिला रहा हूं, कुछ बच्चे के दिमाग में आएगा कि सर सेट ऑफ कर देते 10 रुपए लॉस मान लेते, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है? चलिए, तो अमाउंट ऑफ लॉस
टू बी रिटर्न ऑफ एवरी ईयर, ठीक है, यहां गड़बड़ होती है, एवरी ईयर पढ़ना हम भूल जाते हैं, फिर हम टोटल निकालते हैं और टोटल भी ऑप्शन में रहता ही है और टोटल टिक करके आते हैं, फिर बोलते हैं सर हमको मार्क्स नहीं मिले। एवरी ईयर, बस इतने वर्ड से आपका आंसर बदल जाता है, तो आपको ध्यान देना है। एवरी ईयर भी आता है, कभी कभी पूछते हैं, तो पहले टोटल निकालो, फिर उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर लो। बोलो सर टोटल लॉस कितना आएगा? 5000 डिबेंचर्स हैं और लॉस कितना है? 20। इशू प्रीमियम पे है तो वो तो अलग से सिक्योरिटीज प्रीमियम में ट्रांसफर होगा, उसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। रिडम्पशन प्रीमियम पे 20%, 100 रुपए का 20%, 20 रुपीज, 20 रुपीज इंटू 5000, तो ये आएगा 1 लाख रुपीज का पूरा आपका लॉस है। अब एक साल में कितना राइट ऑफ होगा? बोलो। लॉस पर ईयर इज इक्वल टू टोटल लॉस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ डिबेंचर, जो कि है 10। तो हर साल कितना राइट ऑफ होगा? 10,000। हर साल कितना राइट ऑफ होगा? 10,000। आ रहा है? क्लियर है? चलिए सर, अब एक और मजेदार क्वेश्चन है, ये भी टाइप का क्वेश्चन आता है, गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। क्रेडिट टू डिबेंचर अकाउंट, कि डिबेंचर को कितना क्रेडिट करेंगे, उसका फेस वैल्यू कितना होगा, ये पूछा जाता है। और ये नॉर्मली क्वेश्चन होता है अदर देन कैश वाले, ध्यान दो, ठीक है। तो ये नॉर्मली अदर देन कैश वाले जो होते हैं ना, उसमें ये नॉर्मली आता है, ठीक है। एफ लिमिटेड परचेस मशीनरी फ्रॉम जी कंपनी फॉर अ बुक वैल्यू ऑफ 4 लाख, ठीक है। एसेट की वैल्यू 4 लाख है, तो आपको कंसिडरेशन भी कितना देना है? 4 लाख। एसेट 4 लाख का रहा है तो आपकी लाइबिलिटी भी 4 लाख की है। अब आप डिबेंचर से कैसे वो सेटल कर रहे हैं वो ध्यान दो। कंसिडरेशन वॉज पेड बाय 10% डिबेंचर्स, 10% तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, फिर यहां पे इसका कोई लेना देना नहीं है। ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, डायरेक्टली आपको दिया हुआ है कि एक डिबेंचर 20% डिस्काउंट पे देंगे, तो बताओ इशू प्राइस क्या हो गई? 100 माइनस 20%, तो वो आएगा 80 रुपीज। मतलब एक डिबेंचर दूंगा तो कितना कंसिडरेशन दे दिया ऐसा माना जाएगा? 80 रुपीज ही आपने दिया है ऐसा माना जाएगा। और आपसे पूछा है बताइए डिबेंचर अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा। अभी आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, आपको पहले निकालना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ डिबेंचर आपको इशू करने पड़ेंगे। तो पहले निकालो नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड। बोलो मुझे कितना पे करना है सर? 4 लाख। अमाउंट पेबल न्यूमरेटर में आता है और डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ 1 डिबेंचर, क्योंकि ये सेटलमेंट हो रहा है, यहां फेस वैल्यू का कोई लेना देना नहीं है, ये पेमेंट हो रहा है, तो पेमेंट इशू प्राइस पे होता है, तो इशू प्राइस आएगी। बोलो तो कितने डिबेंचर आपको इशू करने पड़ेंगे? 5000 डिबेंचर्स। 5000 डिबेंचर्स। अब मुझे बताओ क्या एंट्री पास होगी? एंट्री बताओ। बोलो शेयर अपना मशीनरी आएगी, मशीनरी आप खरीद रहे हो, वो तो बुक वैल्यू पे आएगी 4 लाख। फिर आप डिबेंचर दे रहे हो 10% डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट, लेकिन यहां पे कितना आएगा? 5 लाख आएगा। 5000 इंटू 100, तो पूरी एंट्री नहीं भी सोची तो भी चलती है, डायरेक्ट आंसर निकाल लेना। 5000 डिबेंचर जैसे ही आया फेस वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट फेस वैल्यू पे होता है, तो सीधे सीधे 5 लाख आ जाएगा। डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एंट्री भी सोच लो, पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। तो लॉस यहां डेबिट होगा, लॉस या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, तो यहां डिस्काउंट डेबिट होगा, डिस्काउंट ऑन इशू, वो आएगा 1 लाख, ठीक है। ऐसी एंट्री पास होती है। तो डिबेंचर कितने से क्रेडिट हुए? 5 लाख से। 5 लाख से वो क्रेडिट हुए, आपको ज्यादा डिबेंचर देने पड़े क्योंकि आपने इशू डिस्काउंट पे किया है। क्लियर है? तो ये भी क्वेश्चन आता है, आपको ध्यान देना है अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है जो मैंने वही बताया नहीं था, मत आइडिया दे दी, एक्चुअल नंबर्स में आपको नहीं बताया मैंने। तो ये है रिडम्पशन इन एनुअल इंस्टॉलमेंट। अगर आपके एनुअल इंस्टॉलमेंट में रिडम्पशन हो रहा है तो आप डिस्काउंट कैसे राइट ऑफ करोगे? मतलब ये क्वेश्चन का है फ्लक्चुएटिंग मेथड है, फ्लक्चुएटिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक है। इसके भी क्वेश्चन आते हैं, ओल्ड में भी न्यू में भी, ठीक है। ध्यान दो, पूरा बताऊंगा, यानी ओल्ड के लिए भी रेलेवेंट है। ध्यान दो, पूरा क्वेश्चन समझो कि क्या है। ए लिमिटेड इशू 10,000 12% डिबेंचर्स ऑफ 10 ईच, ठीक है, 10 है।
फेस वैल्यू 10 है, ठीक है। ईच एट पार, इशू पार पे है, विच आर रिडीमेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर, एंड ऑफ ईच ईयर, इसीलिए क्या है, इंस्टॉलमेंट मेथड है। हर साल आप रिडीम कर रहे हो कितना, इन इक्वल लॉट्स इन 5 ईयर्स, 5 साल में रिडीम करने हैं और इक्वल लॉट करना है। तो मुझे बताओ 10,000 अगर मेरे डिबेंचर्स हैं, 10,000 डिबेंचर्स हैं, 5 साल में रिडीम करने और हर साल इक्वल करने, तो सीधे 10,000 डिवाइडेड बाय 5 यानी 2,000 डिबेंचर्स आप हर साल रिडीम करोगे अगर, तो 5 ईयर्स में पूरा रिडीम हो जाएगा। क्लियर है? एट अ प्रीमियम ऑफ 30%। क्लियर है? बोलो। द अमाउंट ऑफ लॉस ऑन डिबेंचर्स ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स विल बी रिटर्न ऑफ इन द 4th and 5th ईयर विल बी। तो अब मैं टोटल बता देता हूं, फिर उसमें आप निकाल लेना। बोलो क्या होगा, क्या होगा। सबसे पहले निकालो कि टोटल लॉस कितना है, लॉस ऑन इशू, लॉस ऑन इशू, ठीक है। इशू तो पार पे है, इशू तो पार पे है, तो वो तो लॉस 0 है, लेकिन रिडम्पशन प्रीमियम पे है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है, बोलो बोलो। भले आप हर साल रिडीम कर रहे हो, पर फेस वैल्यू पे 30% तो प्रीमियम पे ही कर रहे हो ना, तो वो टोटल ही आएगा, ठीक है। तो टोटल आपका जो 10,000 है इंटू 10, ये आ गया फेस वैल्यू, इसका 30% कितना आएगा, फेस वैल्यू टोटल कितनी आएगी, 10,000 इंटू 10 1 लाख, 1 लाख का 30% ये आएगा 30,000। तो आपका पूरा जो टेनोर है 5 ईयर्स का, इसमें आपका टोटल डिस्काउंट या सॉरी लॉस ऑन इशू टोटल कितना है, 30,000, जो आपको ये 5 सालों में राइट ऑफ करना है। अब क्योंकि इंस्टॉलमेंट में आप रिडीम कर रहे हो, तो आपको प्रो डाटा प्रोपोर्शनेटली फ्लक्चुएटिंग मेथड से आपको ये राइट ऑफ करना है, ठीक है। बोलो, तो टोटल आ गया 30,000। अब बस आपको रेशो चाहिए, क्या रेशो में एलोकेट करूं 5 साल में। तो मैंने बता दिया इस मेथड में क्या होता है, आउटस्टैंडिंग जो बैलेंस है वो निकाला जाता है। क्लियर है? तो मैं पहले ईयर्स प्लॉट कर रहा हूं, ईयर 1 2 3 4 5। बताओ आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बैलेंस कितना होगा, बोलो। बस ये समझ में आ गया तो बाकी सब कैलकुलेटर कर देगा। बोलो, फर्स्ट ईयर में जब मैं ओपन करूंगा डिबेंचर अकाउंट तो कितना होगा। फर्स्ट ईयर में तो पूरा कितना आएगा, 1 लाख, 1 लाख आएगा ना, 10,000 इंटू 10, तो ये कितना आएगा, 1 लाख। फिर फर्स्ट ईयर के एंड में मैं 2,000 डिबेंचर रिडीम कर दूंगा, 2,000 इंटू 10 यानी 20,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर रिडीम कर दूंगा। तो सेकेंड ईयर की ओपनिंग कितनी आएगी, 80,000। सिमिलरली सेकेंड ईयर के एंड में फिर 20,000 रिडीम कर दूंगा, तो थर्ड ईयर की ओपनिंग कितनी आएगी, 60। तो ऐसे करते करते 60 40 20, लास्ट ईयर का ओपनिंग 20 आएगा और लास्ट ईयर की एंडिंग 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये होगा आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस। इसी रेशो में आपको अपना लॉस को राइट ऑफ करना है, इसी रेशो में आपके लॉस को आपको राइट ऑफ करना है। अब कॉमन डिविजिबल फैक्टर क्या है, 4 4 0 उड़ा दो, सॉरी 4 4 0 उड़ा दो, तो 10:8:6:4:2। इसको भी और डिवाइड कर सकते हो 2 से, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 4 जा, 2 5 जा। तो क्या रेशो आ गया, 5:4:3:2:1। बस ये रेशो मिल गया। अब जो साल का पूछना है पूछो। इन्होंने कौन सा पूछा है, 4th और 5th ईयर का, हम पूरा ही निकाल लेते हैं। बोलो, 5:4:2:1 का क्या मतलब है, प्रपोर्शन में कन्वर्ट करो। तो इसका टोटल ले लो पहले, डिनोमिनेटर तो टोटल होता है ना। तो 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15। तो इसका टोटल कितना आ रहा है, 15। तो फर्स्ट ईयर का जो प्रपोर्शन है जितना आप बांटोगे वो आएगा 5/15, फिर आएगा 4/15, 3/15, 2/15, 1/15। ये प्रपोर्शन में आपको बांटना है। बोलो, तो 5th ईयर में यानी फर्स्ट ईयर में कितना होगा, 5/15। कितना टोटल राइट ऑफ करना है, 30,000। बोलो, 30,000 इंटू 5/15, तो ये आएगा 10,000। पहले साल में 10,000। फिर सेकेंड ईयर में 30,000 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 4, तो ये आएगा 8, फिर 6, फिर 4 और 2, ऐसा आएगा। और इसका टोटल मारोगे तो ये आएगा 30,000। क्लियर है?
टोटल 30,000 ही आएगा। और अब हमको फोर्थ और फिफ्थ का पूछा है, तो फोर्थ और फिफ्थ का क्या है, 4,000 एंड 2,000, 4,000 एंड 2,000। क्लियर है। तो ये है पूरा का पूरा कंसेप्ट, पूरा का पूरा कंसेप्ट। क्लियर है, ये है पूरा का पूरा कंसेप्ट। लिखो। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, ठीक है, तो ये था आपका फ्लक्चुएटिंग मेथड। अब ये रिडम्पशन से रिलेटेड है, अपन रिडम्पशन के बाद इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था पूरा आपका इशू, ये था पूरा आपका इशू ऑफ डिबेंचर। क्लियर है, पूरा थ्योरी, पूरे टाइप्स, पूरे कॉम्बिनेशंस, पूरे जर्नल एंट्रीज, कोलेटरल सिक्योरिटी के पूरे मेथड्स, फिर आपका पूरा डिस्काउंट का ट्रीटमेंट, और फिर आपका इंटरेस्ट के पूरे एंट्रीज, टीडीएस का पूरा एंट्री, फिर इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू और इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, ये सब का सब मैंने पूरा आपको पढ़ा दिया। कल हम रिडम्पशन की थ्योरी पढ़ेंगे, रिडम्पशन की पहले थ्योरी पढ़ेंगे, बेसिक क्या होता है रिडम्पशन, कंपनी लॉ के थोड़े बहुत प्रोविजंस में ऊपर ऊपर से बताऊंगा, क्योंकि उस पर ज्यादा क्वेश्चन आने के चांस नहीं है, बट मैं ऊपर ऊपर से चार्ट फॉर्म में आपको बता दूंगा। क्लियर है, तो वो एक कवर कर लूंगा। फिर कल हम जो इजी क्वेश्चंस है ना वो पढ़ेंगे, रिडम्पशन के इजी वाले पढ़ा दूंगा। और फिर जो थर्ड डे होगा तब हम आपके मॉड्यूल से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, आप ही के मॉड्यूल से मैं आपको इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड बताऊंगा और सिंकिंग फंड मेथड बताऊंगा। ये दो मेथड्स मैं थर्ड डे के लिए रख रहा हूं। इसका पूरा जो प्रैक्टिकल फुल क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में दिया है मैं वही पढ़ा दूंगा, और फिर उसमें एमसीक्यू क्या आ सकते हैं वो मैं पढ़ाते पढ़ाते ही आपको बताऊंगा। तो कल मेनली मैं क्या पढ़ाऊंगा, रिडम्पशन, उसकी पूरी थ्योरी, उसके पूरे जर्नल एंट्रीज, और उसमें जो इजी टाइप है, ओपन मार्केट वाला जो मैंने बताया, ओपन मार्केट से लेके कैंसिल कर दो, वो वाला टाइप इजी है तो उसका मैं पूरा पढ़ा दूंगा। कन्वर्जन वाला है कि डिबेंचर को शेयर्स में कन्वर्ट कर दो, वो भी मैं पढ़ा दूंगा। तो इजी वाले टाइप्स में आपको पूरा पढ़ा दूंगा। और थर्ड डे के लिए मैं सिर्फ सिंकिंग फंड मेथड और इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड रखूंगा, जो हम आपके मॉड्यूल से बहुत ही अच्छे से डिटेल में रिवाइज करेंगे। क्लियर है, चलिए, तो आई होप आप कल 11 बजे फिर से आ जाएंगे, कल 11 बजे फिर से आ जाएंगे। ठीक है, प्रीमियर ही देखेंगे, और आप ये प्रीमियर ही देख रहे हो ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं। ठीक है, तो वीडियो लाइक कर देना भाई, वीडियो लाइक कर देना, और फीडबैक जरूर देना, कुछ और कवर करना है क्या, कुछ एक आध मेरे से कुछ टॉपिक मिस तो नहीं हो गया, वो सब आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। और 2 दिन है डिबेंचर के, हम उसमें कवर कर लेंगे। क्लियर है, और फुल प्रॉब्लम भी मैं कोशिश करूंगा कि देखूंगा जैसा जितना मैं ले पाया। क्लियर है, चलिए सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो लाइक कर देना भाई, और चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। क्लियर है, चलिए कल मिलते हैं 11 बजे वीजी स्टडी हब पे। थैंक यू सो मच।